ठीक है। सो आज की आप सभी को इंस्टेंट लिंक शेयर किया गया है, फिर भी आप लोग इतने लोग एकदम से ज्वाइन किया सबका। वेरी हैप्पी टू आप लोग, मतलब सीखने के लिए तैयार ही रहते हो, ये सबसे अच्छी चीज है। अभिजीत जी, हर हर महादेव। सो चलो, ज्यादा क्लास को हम लंबा नहीं खींचेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास नक्षत्र के ऊपर है, जो हमारा अपकमिंग कोर्स है, जो 16 जून से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड नक्षत्र क्यों जरूरी है, और मैं क्यों बोलती हूँ कि नक्षत्र के बिना आप लोग प्रिडिक्शन में, लास्ट जो हमारी फाइनल प्रिडिक्शन है, वो इसके बिना आप नहीं जो है वो कवर नहीं कर सकते हैं। आप जितने मर्जी अच्छे लाल किताब ज्योतिष प्रैक्टिशनर हो, केपी हो या कोई भी हो, जब तक आपको नक्षत्र की नॉलेज नहीं है, तब तक आप किसी की कार्मिक डेस्टिनी को कभी भी जान नहीं पाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि नक्षत्र कहते किसको है। मेरे को पता है, लोगों ने बोला यू आर ए गुड टीचर। मेरे को पता है मैं कितनी सही हूँ, कितनी क्या हूँ। तो पहली बात तो मैं ना बटरिंग में आती नहीं, मुझे मक्खन पसंद ही नहीं है, तो ना मैं खाती हूँ ना मैं लगवाती हूँ किसी से। तो ठीक है, आप लोग बहुत प्रेज करते हो, वो अलग चीज है, कई बहुत जेन्युइन प्रेज भी करते हैं, तो दैट्स गुड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेन नक्षत्र कहते किसको है, पहले तो आप सभी को पता है कि नक्षत्र का एक सिंपल सा मतलब है, जो कि बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। ये नक्षत्र का मतलब है जो बिल्कुल, जिसका कभी क्षय ना हो, जो हिलता डुलता नहीं है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आप अगर सोलर सिस्टम में जो हमारी गैलेक्सी है, उसमें कहीं ना कहीं वो आकृतियां जो कि फिक्स है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, अपने पिंडों के हिसाब से, वो बिल्कुल फिक्स है। और नक्षत्र क्यों सीखना जरूरी है, क्यों इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे शास्त्रों में दी गई है, आप लोग सभी जानते हो कि 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां हैं। तो हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, 2 कंप्लीट नक्षत्र आएंगे और तीसरे का कुछ भाग आएगा। एक नक्षत्र का जो पूरा टाइम स्पैम है, उसको हम बोलते हैं 13.20 डिग्री। तो 13.20 पे जब आपकी कोई भी राशि आती है, तो वहां एक नक्षत्र खत्म हो जाता है और दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। हमारे जो नक्षत्रों को याद करने का एक सिंपल सा आपको तरीका बताती हूँ, कि आपको पता है कि हमारी चार चार तरह के तत्वों की राशियां हैं। सबसे पहले है अग्नि तत्व की राशियां, 1, 5, 9। 1, 5, 9 की जो राशियां हैं वो अग्नि तत्व की है। और इसमें जो नक्षत्र आएंगे, वो 3 फिक्स नक्षत्र आएंगे। पहला है केतु का, दूसरा है वीनस का, और तीसरा है सूर्य का। इसी तरीके से जो आपकी पृथ्वी तत्व की राशि आएगी, 3 राशियां हैं पृथ्वी तत्व की, उनकी शुरुआत, जैसे एरीस वालों की शुरुआत कहाँ से होगी, केतु के नक्षत्र की। अगर आपका सिंह राशि का जन्म है और आपके लगन की डिग्री 13.20 डिग्री के आसपास है, तो आप देखिए आपका नक्षत्र क्या निकल के आता है। आप सभी लोग अपने अपने चंद्रमा की डिग्री को देखिए और अपने साइन को देखिए। आपको अपना नक्षत्र जो है वो ऑलमोस्ट, मेरे तो सभी सभी लोगों को पता ही है। और आप लोग बस उसको नोट करके रखो कि वो आपकी लाइफ में क्यों मिला है। अब 2 नक्षत्रों को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एक है हमारे चंद्रमा के नक्षत्र, दूसरा है हमारा लगन का नक्षत्र। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो कहा जाए तो हर ग्रह के नक्षत्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर भाव के नक्षत्र की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम जब किसी की लाइफ प्रिडिक्ट करते हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी जो होता है, वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो हमारे 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र में 4 जो उसके चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, तो आप जब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास 108 चरण आएंगे। ये 108 चरणों का जो साइकिल है, वही हमारी लाइफ साइकिल है।
वही हमें बताता है किस उम्र में क्या चीजें कब कब घटित होती हैं और क्यों होती हैं। अब नक्षत्रों को जानना इसलिए भी जरूरी है कि इसको ये कहा गया है कि जो हमारी धरती है, ये ये इतना बड़ा लेवल है इसका, इतना बड़ी परिधि है इसकी, इसका जो पूरा सर्कल है वो इतना बड़ा है कि इसमें हम जो आकाश का बहुत फिक्स सा एरिया ही देख पाते हैं। अगर हम कहीं पे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं ना कि आसमान नीचे की तरफ झुक गया है, तो आसमान नहीं झुक रहा होता हमें। आसमान तो चारों तरफ ही है, ठीक है ना, आसमान तो चारों तरफ, लेकिन पृथ्वी गोल होने की वजह से हमें ऐसा लगता है आसमान वहां पे झुक गया है और वहां पे वो नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो लिमिटेड एरिया ही आपको दिखाता है। फिर जब पूरे साल में हमारी पृथ्वी धीरे 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 घूमती है, तो हर कुछ महीने के बाद हमारी पृथ्वी के सामने अलग तरह के नक्षत्र जो है वो आकाश में दिखाई देते हैं। और इन्हीं पूरी परिधि को जब हम पूरा पूरा साइकिल को जब कंप्लीट करते हैं, तो हमें एक व्यक्ति का पूरे एक साल का इवेंट जो है वो पता चलता है। तो तारामंडल जो होता है बेसिकली, तारामंडल जो है उसी में ही कहीं हमारे ये 27 नक्षत्र अलग अलग शेप्स में आपको दिखाई दे जाएंगे, जब आप बहुत ही साफ सुथरी पोल्यूशन फ्री किसी जगह पे जाओ। तो रात को वहां पे आप जब आसमान देखोगे, तो पर्टिकुलर ये 27 नक्षत्र की जो शेप्स है, जो 3 की शेप में है, 5 में है, 100 में है, अलग अलग तरह के स्टार्स की ग्रुप है, अलग अलग तारों के ग्रुप्स हैं। तो हर नक्षत्र को तारों की हर नक्षत्र के तारों की संख्या डिफरेंट है। जैसे केतु के अश्विनी की 3 तारों का समूह है। तो वो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं। अब जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ये 27 नक्षत्र हैं या 28 नक्षत्र हैं, तो 28वां नक्षत्र जो है वो एक पर्टिकुलर अभिजीत नक्षत्र जिसको बोलते हैं। अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखिए। अभिजीत नक्षत्र जो है वो लगभग कहते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र के बीच में कहीं पे अभिजीत नक्षत्र आता है। तो हम लोग ज्यादा अभिजीत मुहूर्त को जानते हैं, नक्षत्र को बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मुहूर्त वो होता है जो कि पर्टिकुलर डे में होराज के बीच में कुछ एक पौने घंटे का जो ऐसा दिन टाइम होता है जिसको हम मुहूर्त बोलते हैं। लेकिन अभिजीत नक्षत्र जो है वो अलग है, बहुत ही थोड़ा सा टाइम स्पैम उसका होता है जिसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम अपनी पूरी पृथ्वी को जो सॉरी हम अगर पूरे राउंड को, जो कि हमारा एक कांति वृत्त हिंदी में हम बोलते हैं, अगर पूरे उसको गोल को हम 360 डिग्री का मान ले, तो 27 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 360 को, तो एक राशि कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की। 12 राशियां 360 डिग्री की। 360 डिग्री को जो आप 27 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास टाइम स्पैम आएगा 13.20 डिग्री का। तो ये पूरा एक टाइम स्पैम हो गया हमारे नक्षत्र का। तो अब आपके पास एक पहले डिग्री आई, डिग्री को अब और माइन्यूट देखने की जरूरत क्यों है? बस ठीक है, राशि देख ली, उसके बाद नक्षत्र भी आपको देखना क्यों जरूरी है? किसी प्लैनेट का या फिर हम कहें किसी भाव का देखना क्यों जरूरी है? आप इसको ऐसे लगा लो, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कुएं के बाहर खड़े हुए हो, आप किसी कुएं के बाहर खड़े हो, और उस कुएं से ऊपर से देखने में आपको क्या अंदर की सारी कंप्लीट चीजें दिखती हैं? आपको पता है वो कितना गहरा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या नहीं है? आपको अंदर कुछ नहीं पता, बस आपको ये पता है कि ये इतना गहरा लग रहा है। तो आप अनुमान लगाते हो राशि देखकर। राशि देखकर हम क्या लगाते हैं? प्रिडिक्शन का अनुमान लगाते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअल में उसकी पूरी जो सिस्टम है, वो नक्षत्र बताता है कि ये व्यक्ति ऐसा तो है, बट ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, अंदर से ये व्यक्ति ऐसा नहीं होना। अब हमारा जो पूरा ज्योतिष का सिस्टम है, उसमें स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट दशा जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, वो है विंशोत्तरी दशा।
तो उसका स्टार्ट होता है आपके चंद्रमा के नक्षत्र से। आपके चंद्रमा के जो भी नक्षत्र होंगे वो बेसिकली आपकी दशा का पहला प्लैनेट जो है वो बन के आता है। आप जब भी देखेंगे कि किसी का नक्षत्र भरणी होगा तो शुक्र की दशा से आपका साइकिल शुरू होगा। किसी का मघा नक्षत्र है तो केतु के नक्षत्र उसका पहली दशा बने। यही साइकिल आपका पहला जो दशा बन रही है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र है आपकी लाइफ का। सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपकी पास्ट लाइफ की उन मेमोरीज को दिखाता है, उन पाप या पुण्यों को दिखाता है कि जो आपके पास मास्टरी है, जो आपके पास गलत आदतें हैं, जो आपके पास परफेक्शन है, वो सारे के सारे आपके जन्म नक्षत्र से पता चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो उसकी पहली दशा शुरू होगी उसके गुरु की दशा से। तो गुरु जो है वो इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि एक तो इस गुरु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ गई, दूसरा इस गुरु से जुड़े हुए जितने भी कारक तत्व हैं वो बाय डिफॉल्ट ही आपके अंदर होंगे। इसमें कोई बड़ी राय नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही होंगे। अगर आप, हमारे पास ग्रह तो 9 ही है बट नक्षत्र 7 है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो वो नक्षत्र हमारे पास्ट लाइफ की एक बॉन्डेज को दिखाता है। वो नक्षत्र ये दिखाता है कि आपके जीवन में क्या चीजें जो है आपका लाइफ साइकिल कैसा स्टार्ट होगा, आपके लाइफ साइकिल में बाधाएं कैसे कैसे आएंगी। आपका नक्षत्र साइकिल जो होता है वो, जो आपका जन्म नक्षत्र होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए, कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि आपके लिए बेटर है। आपके किसी के भी नैसर्गिक कहने से कि गुरु जो है वो देवताओं का जो गुरु है, तो गुरु है तो वो सबके लिए अच्छा होगा तो नहीं। ये चीज डिसाइड होगी आपके जन्म नक्षत्र से कि आपके लिए गुरु क्या करने वाला है। लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, गुरु जो है वो बहुत अच्छे प्लैनेट है, गुरु हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। सबके लिए गुरु ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, सबके लिए ये गुरु जो है एक जैसे काम नहीं करते हैं। आपका जन्म नक्षत्र डिसाइड करेगा। आपके लिए सबसे बेनिफिक प्लैनेट राहु है, जिनको नैसर्गिक पापी ग्रह कहा जाता है। तो राहु है, केतु है या शनि है, आपके लिए नैसर्गिक प्लैनेट जो है वो कौन सा अच्छा होने वाला है। तो जब नक्षत्रों की बात आएगी तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमने अपने जीवन के पर्पस को अगर समझना है तो आपको अपने जीवन में नक्षत्रों को साधना पड़ेगा। जब साधने की बात आती है तो उसमें सबसे जरूरी चीज ये आती है कि ज्यादातर लोग जब मेरे से मिलते हैं तो एक चीज जरूर पूछते हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो आज की क्लास में आप लोग ये जानिए कि अपने, आप इस दुनिया में आए तो हो, लेकिन आए क्यों हो। कुछ पर्टिकुलर लोग, कुछ पर्टिकुलर लोग जो है वो आपका खून पीने के लिए आएंगे, कुछ पर्टिकुलर लोग जो है आपको खून देने के लिए भी आएंगे। दोनों तरह के लोग आएंगे। आप देखिए दुनिया में कभी भी एक जैसी स्थिति आपको नहीं मिलेगी। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, दो तरह के लोग हमेशा रहे हैं, एक मानव और एक दानव, एक देवता और एक राक्षस, ये रहे ही हैं हमेशा। आज अगर आप अपने जीवन में देखेंगे कि सिर्फ मनुष्य जाति है, लेकिन मनुष्यों में भी दो कैटेगरी है। एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, एक बहुत जो जिसको बोलते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। तो ये शुरू से ही आपके अंदर की लड़ाई जो है वो चली आ रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने अपने नक्षत्र को उठाइए, 27 नक्षत्र का नाम जो है वो लिखिए अपने साइकिल में। आज थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल आपका बता देती हूँ। बाकी जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नक्षत्र का वो ज्वाइन कर सकते हैं, 16 को हम लोग ला रहे हैं। तो आप लोग इसको
स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज, जैसे कि कहा जाता है ना कि हर एक नक्षत्र जो आप लेकर बैठे बैठे हो, उन सभी के पीछे एक कार्मिक स्टोरी है। वो पैटर्न आपको बताता है कि आपको लाइफ में कब डाउनफॉल जो है वो झेलना पड़ेगा, कब डाउनफॉल, और दूसरी चीज कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो अल्फाबेट्स है वो कौन से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट गुण कौन से हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जब ले ऑफ होती है, बहुत सारे लोगों की ले ऑफ होती है जब नौकरियों के लिए लोगों को रातों रात जब श्रद्धा जी नहीं हो सकती है, प्लीज। किसी के अकॉर्डिंग हम नहीं रखते हैं, हम लोग अपने हिसाब से ही रखते हैं, ठीक है। तो अब जब आप देखोगे, एक साधारण जो नॉर्मल नेचर का बंदा होगा, उसको अगर कहा जाए कि तुझे ना 100 बंदों को मेल भेजनी है कि उसको कल नहीं आना है, तो वो शायद, अगर बहुत नॉर्मल से नेचर का बंदा होगा ना, बहुत घबरा जाएगा। वो कहेगा कि मुझे कहीं कोई गाली ना निकाले, मुझे बददुआ ना दे, मैं उनको जॉब से निकाल रहा हूं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का काम है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल, अगर असल में अगर राक्षस प्रवृत्ति की बात की जाए, तो वो राक्षस वो नहीं है जो सींगों वाले राक्षस है या बड़े बड़े दांतों वाले राक्षस है, वो नहीं। प्रवृत्ति है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, जहां पे इमोशनल पार्ट खत्म हो जाता है, वहां उसको हम बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति। जैसे कि किसी का मर्डर, किसी का, अगर हम कहें, मेरी ऑडियो ब्रेक हो रही है बीच में, एक दो जन, एक किसी ने बोला है कि ओके है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। तो जिनका नेटवर्क थोड़ा वीक है, अपना चेक कर लो, ठीक है। तो अब, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होती, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। तो अब जो कोई प्रैक्टिकल व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि चल भाई, तूने 1000 बंदे को ये मेल भेजनी है, कल से नहीं आना है काम पे किसी को, वो बंदा बिना सोचे समझे, बिना दाएं बाएं देखे, वो 1 सेकंड लगाएगा और वो खत्म कर देगा। आपका नक्षत्र प्रैक्टिकल है या इमोशनल है, या आपको किस तरह की प्रवृत्ति देकर आप लेकर इस जन्म में आए हो, ये सब वही दिखाता है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा जो भी इन 27 नक्षत्रों की स्टोरीज हम पढ़ेंगे, उसके पदार्थ की स्टोरी पढ़ेंगे, वो सारी की सारी आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी दिखेगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। किसी का अगर मान लीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र है, किसी का जन्म जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र क्या बताता है कि इसके पीछे जो स्टोरी बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि जो देवी अदिति थी, अदिति देवी थी, जो देवताओं की माँ कही जाती है। तो असुरों ने जब देवताओं का राज्य, कहते हैं, छीन लिया था, तब अदिति ने जो है वो तपस्या की और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनका अधिकार वापस दिलाया। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के जो पैटर्न है लाइफ का, पुनर्वसु से शुरू होने का मतलब है कि उन्होंने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का बुरा जो दुरुपयोग किया हो, अफसरों का बुरा। जैसे मान लीजिए कि वो किसी पावर में थे और उन्होंने अपने अफसर का बुरा उपयोग किया था, तो क्या होगा इस जन्म में, जब वो इंसान एक बार बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, पुनर्वसु नक्षत्र के लोग एक बार जीवन में वो सड़क पे जरूर आएंगे, एक बार वो अर्श से फर्श पे जरूर आएंगे। ये स्टोरी ये बताती है कि आपके जीवन का जो लाइफ का जो पर्पस है वो ये है कि आपने अगर जीवन में किसी को कोई वस्तु खोई हुई वापस दिलाई है, तो आपको भी इस जन्म में खोई हुई जो चीजें हैं वो जरूर मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि
पुनर्वसु का जो मेन पैटर्न है वो है कि बार बार इनके हाथों से चीजें आके हाथों से निकल जाती है। जैसे जॉब, जैसे मान लीजिए कि किसी का शनि 10th हाउस का, 10th हाउस में बैठा हुआ, किसी का शनि 10th हाउस में बैठा है और वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। ऐसे लोगों का जीवन में एक बार करियर फॉल जो है वो इतना जबरदस्त होगा कि वहां पे वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसको अपनी शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कार्य किया है तो इसको जो चीज इससे खोई है करियर के रूप में वो वापस भी मिलेगी। तो जीवन का पैटर्न क्या है? वो कहीं ना कहीं चीजों को खो देना और फिर वापस प्राप्त करना। ठीक है, जैसे शर्मा जी ने लिखा है कि मेरा जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। ठीक है, तो आप मुझे हैंड रेज करिए जरा और मुझे बताइए जीवन में ऐसा हुआ है कि चीजें बार बार जो है वो छूट जाती हैं आपके हाथ से? यस, बताइए। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी। जी मैम, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक्चुअली 2016 में एक एक्सीडेंट के बाद मेरा पूरा कैरियर, मतलब जो मेरा जीरो हो चुका था, ऑलमोस्ट जीरो। हम्म। एंड अगेन अभी स्टेबल है, वापस उसी स्टेज पे हूँ। हाँ, तो एक बारी आपके हाथ से सारी सत्ता जो है ना वो चली जाती है। आप कहाँ पे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीएम मोदी हो, जी। चाहे आप अरविंद केजरीवाल हो, आप कोई भी हो, आपके पास से वो चीज जो है ना वो निकल जाएगी एक बार। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा किया हुआ है या नहीं किया हुआ, फिर भी एक बारी तो चीज आपके हाथ से निकलनी ही निकलनी है, वो ये कंफर्म है। दिस इज द पैटर्न जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। ठीक है, अब हाँ। यही जी। चीजें आपको आगे डिसाइड कराती हैं कि आपको कहाँ पे संभलना है। आप जब पैदा होते हो तो आपकी लाइफ में संभलना क्या है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का 7th का लॉर्ड ही पुनर्वसु में है, तो पार्टनर एक बार जो है वो हाथ से निकलना ही है आपके। एक बार आप उसको छोड़ते ही हो या वो आपको छोड़ता है, ये डेफिनेट है। वो चीज आपके लिए जीरो होनी होनी है एक बार। तो आप लोग सभी लोगों के कोई ना कोई प्लैनेट पुनर्वसु में जरूर होंगे। कोई ना कोई भाव का उप नक्षत्र स्वामी पुनर्वसु होगा। वहां पे एक बार सत्ता आपके हाथ से जाती ही जाती है। तो लेकिन इतना यकीन रखिए कि वो वापस भी आती है जरूर चीज। ये इसकी खासियत है, इसको कहा जाता है रिटर्न ऑफ लाइफ, लाइट, द रिटर्न ऑफ लाइट। तो आपकी लाइट, लाइफ की जो चीजें हैं वो एक बार बुझ जाएंगी, एक बार खत्म हो जाएंगी, वहां पे ब्लैकआउट हो जाएगा और उसके बाद नई रोशनी आएगी वहां पे। दिस इज द मेन थीम जो पुनर्वसु का है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अपने अपने प्लैनेट्स को चेक कर सकते हो। ये आप है। तो अभी अंशुल ने कहा कि एक चार्ट देखा, मून इन पुनर्वसु बिजनेस में ब्लैकआउट चल रहा है। तो वो चलेगा ही। एक बार जैसे कि मान लीजिए मून है तो कैश फ्लो में हो जाएगा। अच्छा, मून है तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, आप अगर किसी बिजनेस में हो, बिजनेस जैसे मरकरी पुनर्वसु में है, बिजनेस ब्लैकआउट हो जाएगा। तो एक वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, वहां अंधेरा छाना ही छाना है, वहां इमरजेंसी लग जाएगी और जीवन में आपको वहां पे दूसरा मौका मिलेगा जरूर। तो घबराने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलेगी जरूर। ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे हो जिनका भी है, दैट्स वेरी गुड। तो आप अब यहाँ पे ना हमने अभी क्या किया है, हमने अभी कोई यहाँ पे थंब रूल नहीं लगाए कि इसको शनि देख रहा है, इसको जुपिटर देख रहा है, इसको फलाना देख रहा है, इसकी क्या प्लेसमेंट है। हम सिर्फ माइथोलॉजी और कार्मिक स्टोरी से ही उस बंदे का पैटर्न डिसाइड करेंगे। अब पुनर्वसु किसी का नक्षत्र है तो पुनर्वसु ये बता रहा है कि भाई लाइफ जो आपकी शुरू होगी, आप शुरू से ही आप शुरू से ही आदी होंगे। हाँ, तो इन्होंने बोला कि पुनर्वसु में मंगल है तो प्रॉपर्टी फंस गई है 2 साल से। तो जब प्रॉपर्टी फंस गई तो उनको बोलो एक बार हाथ से निकलेगी फिर मिलेगी आपको। तो इंसान को वहां पे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा चार्ट है किसी का।
तो पुनर्वसु में उनका चंद्रमा है। तो बार बार उनको जो है लाइफ में घर छोड़ना पड़ता है, उनको बार बार घर चेंज करना पड़ता है। जो भी प्लैनेट पुनर्वसु में है वहां चीजें छूटेंगी फिर मिलेंगी, छूटेंगी फिर मिलेंगी। जैसे जो लोग भी सैटर्न पुनर्वसु में लेकर बैठे हैं या 10th का लॉर्ड पुनर्वसु में लेकर बैठे हैं, उनके लिए अच्छी चीज क्या है कि वो काम ऐसा करें जिसमें कि चीजें बार बार पिछली चीज को रिपीट ना किया जाता हो, पिछली चीज को रिपीट ना किया जाता हो। जैसे कि जो लोग एडिटिंग करते हैं, तो मैंने देखा कि सैटर्न का नक्षत्र पुनर्वसु है और वो लोग एडिटिंग करते हैं कट कर करके पिछली चीज को दोबारा बार बार उसको चेक कर करके बीच में रीफिल करना। तो पुनर्वसु को ना अगर आप सिंपली देखना चाहो तो इसको रीफिल के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलते हैं। एक और आपको कार्मिक पैटर्न आपको दिखाती हूँ कि गुरु के ही दूसरे जो नक्षत्र है वो है विशाखा। विशाखा नक्षत्र जो होता है, तो अगर आप इसकी लाइफ पैटर्न देखोगे तो वो भी गुरु से ही शुरू हो रहा है। लेकिन पैटर्न देखिए दोनों के अलग है। पुनर्वसु का अलग है कि वो जिंदगी में ना बार बार चीजें खोते हैं, बार बार लॉस्ट होती है, उनकी चीजें अपने हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन जो विशाखा है उसका बेसिकली जो मेन पर्पस होता है लाइफ का, वो पैदा होते ही जैसे पुनर्वसु वाले एक जुझारू प्रवृत्ति के होंगे, हारेंगे नहीं, बार बार गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। लेकिन विशाखा वालों के साथ ये कहा गया है कि इसके दो नक्षत्र के देवता हैं, एक है इंद्र और दूसरे है अग्नि। तो विशाखा वालों को दो चीजें लाइफ में, इंद्र जो है वो पावर का कारक है, पावर, विजय या विक्ट्री का प्रतीक है। लेकिन जो अग्नि है वो हीट, फेम, लाइट और एनर्जी का कारक है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इस जीवन में आए हैं कुछ ढूंढते हुए। इन लोगों का पर्टिकुलर कोई ना कोई एक ऐसी एक इच्छा रहेगी, पर्टिकुलर किसी एक चीज की तरफ इनका इतनी ज्यादा अट्रैक्शन रहेगी कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को फॉलो करते हुए मिलेंगे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे साइंटिस्ट ही बनना है, मुझे सन्यासी ही बनना है। पर्टिकुलर एक लाइफ पैटर्न वो फॉलो करेंगे और अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आप आते हो जब विशाखा नक्षत्र में पैदा होते हो। किसी ना किसी ऐसे जैसे कहते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षा इन लोगों में होती है कि भाई ये चीज तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहे दुनिया में इधर से उधर हो जाए। इसी तरीके से तीसरे पैटर्न की बात करते हैं, तो जैसे हम इसकी थोड़ी सी और आपको बता देती हूँ कि विशाखा का जो भी प्लैनेट आपका विशाखा में है, जो भी भाव आपका विशाखा में है, वहां पे बेसिकली आपको नाम चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है, वहां पे आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, वहां पे आपको विक्ट्री चाहिए होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको वहां पे फेम जरूर मिलता है। जहां पे भी जो भी प्लैनेट आपके विशाखा में है तो वहां पे आपको फेम जरूर मिलेगा। इन सभी का एक्सेप्शन अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कैसे डिसाइड करें कि एक इंसान अपना लाइफ पैटर्न लेकर आया ऐसा, वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। तीसरा जो नक्षत्र है वो गुरु का है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद जिसको हम बोलते हैं, जिसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। ये मैं अभी आपको सिर्फ दो दो लाइनों में बता रही हूँ, बट इसके साथ और बहुत सारी स्टोरीज है, वो हम कोर्स में पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो पूर्वा भाद्रपद के साथ एक बहुत अच्छी, आज ही मैंने पूर्वा भाद्रपद का एक चार्ट देखा है। कहा जाता है कि ये लोग जो पूर्वा भाद्रपद में पैदा होते हैं ये कोई ना कोई पिछले जन्म के ऐसी तपस्या करके आते हैं, कोई ना कोई आध्यात्मिक जागरण लेकर आते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी का नेचर लेकर आते हैं। इनको बचपन से ही अकेले रहना, संन्यास, विराग, गहरी रिसर्च की बातें करना, पिछले जन्म की बातें करना, तांत्रिक या फिर जिसको हम ऑकल्ट का बोलते हैं, इंट्यूजन कहते हैं,
एक्सट्रीम देखने को मिलती है इनको। इनको सबसे बड़ी चीज क्या देखते हैं कि इनका पैसा कमाना जो है वो मेन फोकस कहीं ना कहीं नहीं होता। इनका मेन फोकस होता है कि लाइफ को आध्यात्मिकता की ओर मैं कैसे लेकर जाऊं। आप जब भी देखेंगे पूर्वा भाद्रपद जो है वो गुरु के ही नक्षत्र हैं। आप डिफरेंस ओपिनियन देख रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे 105 पीपल बैठे हैं इंक्लूडेड मी। आप सभी लोग सभी चीजों को कंफर्म करिए मुझे। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगी। आप देखना वहां पे आप कैसी चीजों को फील करते हो। वहां पे आपको चीजें चाहिए नहीं है। जहां पे भी पूर्वा भाद्रपद, जो भी प्लैनेट आपका पूर्वा भाद्रपद में चला जाता है, वहां पे आपको चीजें देने की आदत होती है। वहां पे चीजें आप छोड़ने की आदत रखते हो। वहां पे आप गहन विश्लेषण करते हो। वहां पे आप गहरा जो है वो भाव रखते हो। आपकी वहां पे, अगर मैं कहूं तो पिछले जन्म में किसी ऐसी क्रिएटिविटी की मास्टरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आज ही मैंने चार्ट देखा है कि उसमें उस बच्चे का जो जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद में है। वो बच्चा बचपन से ही बचपन से ही 5 साल से ही वो पिछले जन्म की बातें, पिछले जन्म की सारी मेमोरीज वो शेयर करता है। और उसके पास जो उम्र उसकी है 5 साल की थी, वो उसके बजाय वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें करता है, बड़ी चीजों की समझ रखता है। ठीक है। एंड वहां पे वो पागलों की तरह शिद्दत से काम करता है। वहां पे वो इंसान के अंदर, जैसे कहते हैं ना, कि उसको वहां पे तपस्या करनी पड़ती है। उसको वहां पे तन, मन, धन तीनों लगाने पड़ते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका, ये जो फायर आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, जिस भी जो भी ग्रह आपका, स्पेशली अगर चंद्रमा का आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, क्योंकि हम चंद्रमा की आज बात कर रहे हैं, बट मैंने आप लोगों को फिर भी आपको बता दिया है कि आप बाकी प्लैनेट्स को भी कंसीडर कर सकते हो। वहां पे फीचर तो यही रहेंगे, फीचर यही रहेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि लाइफ में आपका पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली, कि बेशक आपका जुपिटर सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर किसी का भी जुपिटर के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आप आज के बाद सिर्फ ये देखकर उसको प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि गुरु का नक्षत्र है तो गुरु की प्लेसमेंट हम देख लें। हम उसको, उसकी लाइफ डेस्टिनी क्रिएट करने में उसको हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर किसी का पूर्वा भाद्रपद है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की फायर होनी चाहिए। वहां पे उस एरिया में वो व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन करता रहेगा। वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति पूर्वा भाद्रपद में पैदा हुआ है, बट वो नहीं कर पा रहा, तो जहां पे भी आपके इस जन्म नक्षत्र के ऊपर शेडो प्लैनेट्स का प्रभाव आ जाता है, अब नेक्स्ट ट्विस्ट आएगा आपकी लाइफ में। आप एक मेमोरी लेकर आए, आप एक मास्टरी लेकर आए, चंद्रमा का नक्षत्र, ठीक है। लेकिन आपने वहां पे मास्टरी करी नहीं, आप वहां पे मास्टरी कर नहीं पा रहे। तो शेडो प्लैनेट्स का जब इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा, तो फिर आप वहां पे मास्टरी नहीं कर पाएंगे। यही आपकी पास्ट लाइफ की बैड एक्सपीरियंस को दिखाता है। यही आपको लोग कहते हुए सुनेंगे कि मैं करना तो चाहता हूं बट मैं कर नहीं पाता। मेरा मन तो करता है कि मैं पहाड़ पे चढ़ूं, बट मैं चढ़ नहीं पाता। मेरा मन तो कहता है मैं बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो मैं खड़ा करूं, बट मैं कर नहीं पाता। तो ये आपके जब नक्षत्र लॉर्ड पर शेडो प्लैनेट्स की शेडो पड़ती है, तो आपको जिंदगी में उस एरिया में कहीं ना कहीं ऊपर उठने में तकलीफ आएगी। आप वहां पे रिजिड हो जाते हो। जब भी कार्मिक प्लैनेट जो है, जो वहां पे आप रिजिड हो जाते हो,
आप कहीं ना कहीं लोगों को जजमेंट करना शुरू कर देते हो, आप अपनी कमियों पे बात करना, क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसिज्म झेलना आपके बस की नहीं है। ठीक है। एंड दूसरी चीज कि आप ये क्वेश्चन जो मुझे पूछ रहे हो, आपको लगता है कि मैं जवाब दूंगी? मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस जरा रखिए आप, कि मैं पढ़ा रही हूं, आप बैक टू बैक मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपको जवाब दूं या मैं पढ़ा दूं? पहले ये बता दो मेरे को, पहले तो मुझे आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। आपको जवाब, आपको क्वेश्चन करने का मैं बहुत मौका दूंगी, डोंट वरी। लेकिन आप शायद मेरा मतलब मेंटल स्टेटस आप समझ नहीं पा रहे। आप समझ नहीं पा रहे, मैंने चैट सेक्शन इसलिए ऑन किया हुआ है क्योंकि कोई ना कोई इमरजेंसी बीच में हो जाए, कोई भी वो चीज हो जाए, तो आप मुझे वो मत करने पे मजबूर करिए ना, अब आप नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज मत करिए, ठीक है? तो मुझे ना कहीं पे भी वो स्टिफ होना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद आप लोगों से जो है वो कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। मुझे खुद अकेले यहाँ ऐसे बोलना अकेला मेरे लिए दिक्कत है। तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे पिछले जन्मों के जो जो पूर्वा भाद्रपद है, वो पिछले जन्म के जो बहुत गहरे आपके रिसर्च है, बहुत गहरे जो आपके आध्यात्मिक जो गुण हैं, वो जब शेडो प्लैनेट्स आ जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा गहरे चले जाओगे उसमें। मतलब एक्सट्रीम हो जाता है ना, एक्सट्रीम, वो फिर आप एक्सट्रीम में चले जाओगे। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो जब भी आपके जन्म के नक्षत्र जो है वो आपकी पिछले जन्म की सबसे पहली स्टोरी को दिखाते हैं, सबसे पहली स्टोरी को बताते हैं कि आप इस जन्म में आए तो लेकर क्या आ रहे हो। दूसरी चीज कि जब आप नक्षत्रों की बात करते हैं, तो नक्षत्र जो है वो भगवान शिव ने सीधा माँ पार्वती को समझाए हैं। आज हम अगर दो शब्द भी बोल पा रहे हैं तो वो उन्हीं की मेहरबानी से बोल। इसलिए कभी भी रिस्पेक्ट करिए, कोई भी एजुकेशन हो, खासकर ज्योतिष हो, वास्तु हो, कोई भी, कभी भी उसकी रिस्पेक्ट करिए। आपको बेशक मेरी बात कोई गलत लग रही है, कुछ भी लग रही है, दैट्स ओके, मैं क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार हूँ। आप लोग उसमें मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना आप इन पढ़ाइयों को, इन एजुकेशन को, इस विद्या को बहुत सीरियसली लीजिए, ये कोई मजाक का नहीं है। इसीलिए शायद आप लोग इतने सीरियस, अगर कोई लोग नहीं है तो 15 20 20 साल भी करके वो कामयाब क्यों नहीं होते हैं? इसी वजह से नहीं हो पाते कहीं, ठीक है ना? तो मुझे उस चीज का बहुत दुख लगता है कि इस विधा को कहीं ना कहीं हम लोग बहुत छोटी सी विधा समझ के कि कोई बात नहीं, ज्योतिषी तो है, ज्योतिषी तो है ना। लेकिन ये ज्योतिष नहीं है, ये हमारी लाइफ की वो पैटर्न हमारे सामने लाके रखता है, हमारी कुंडली लाके रखती है, जिसमें आप अपनी लाइफ का पिछले 7 जन्मों का आप सारा पैटर्न खोल सकते हो। ये आपकी मास्टरी होनी चाहिए। 12 ही भाव है, ठीक है ना, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनके चार चार पदा है। अब आप यहाँ पे, आपके पास ये चार चीजें हैं जो कि पूरी आपकी कार्मिक साइकिल को दिखाती, पूरे कार्मिक साइकिल को दिखाती। हम जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें भगवान शिव ने हर नक्षत्र के लिए बताई है, कि कोई व्यक्ति अगर किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो किसी पर्टिकुलर, अगर उस एरिया में कोई तकलीफ लेके चल रहा है, कोई परेशानी लेकर चल रहा है, तो उसके पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेंडिंग चीज है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। जब भी आप नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैं तो हमेशा जब बैठती हूँ तो अपने मन में अपने गुरु, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, इन सभी को मैं नमन करके, भगवान शिव को नमन करके ही बैठती हूँ। तो आप लोग भी हमेशा जब नक्षत्रों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो हम ये समझ लो कि पता नहीं कितने लोगों के हमारे जन्मों के बंधन है जो कि आप खोल सकते हो। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के घर नहीं बना पूरी लाइफ, किसी की शादी नहीं हुई, किसी के माता पिता होते ही चले गए, माता पिता है भी, किसी को करियर से जुड़ी हुई परमानेंट दिक्कत है, तो आप देखेंगे कि वहां के उस एरिया के
जो भी नक्षत्र है वो आपको बताते हैं कि आपने क्या पाप जो है वहां पे किया है। ठीक है। जब भी आप किसी की नक्षत्र की रेमेडी आप किसी को देते हो, कोशिश करिए कि ऐसी रेमेडी दीजिए जिससे कि प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा भला हो। प्रकृति, प्रकृति क्या है? वो माँ पार्वती है, माँ है वो। आप जब प्रकृति की हेल्प कराने की बात करते हो तो आपके नैसर्गिक भगवान शिव के खुश होने का जो है वो रास्ता खुल जाता है। अब ये दोनों जो हमारी पावर्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। आप लोग जानते हो हमारे शरीर में भी दो ही पावर्स है, एक मेल है और एक फीमेल है। हम एक तरफ, हमारे सबके अंदर या तो मेल वाली प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो फिर आप मेल कहलाओगे। जैसे कि आप किसी मेल को देखोगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा ज्यादा आई है, अगर मेल वाली ऊर्जा ज्यादा आई है, उसके मेल हार्मोन ज्यादा आए हैं, तो वो मेल की तरह बिहेव करेगा। आपकी इमोशनल स्टेटस को ये आपका नक्षत्र जो है वो तय करता है, आपके इमोशनल स्टेटस को, कि आप जीवन में खुश रहोगे, दुखी रहोगे, आप जीवन में खिलखिलाओगे, कि आप हमेशा सड़े रहोगे, क्या हमेशा को दूसरों की परेशानियों के में खुश होते रहोगे। आप पे कोई चीज का जल्दी इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आप सुख भोगोगे कि नहीं भोगोगे। जैसे मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र जो है वो सबसे पहला नक्षत्र है, सबसे पहला नक्षत्र है जोडिएक में। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र से भी पहले पुराने समय में यहां से शुरू नहीं होता था, लेकिन अश्विनी नक्षत्र बहुत ज्यादा, जिस भी जो भी प्लैनेट आपके अश्विनी नक्षत्र में होते हैं वो बहुत फास्ट रिजल्ट चाहता है, फास्ट। वहां पे स्लो नहीं चलती हैं चीजें। ठीक है, वहां पे आपको स्पीड चाहिए होती है, वहां पे स्पीड चाहिए होती है, वहां पे आपको कोई भी रुकावट नहीं चलती। वहां पे आप रुकना नहीं पसंद करते हो जहां पे भी अश्विनी में आपके कोई प्लैनेट होते हैं। अश्विनी के जो पूरी कथा है वो डिपेंड है, आपको पता है, सूर्य की पत्नी सूर्य देव की। ठीक है, उनके साथ ये जुड़ी हुई है कि तपस्या के रूप में जब उन्होंने वो धारण किया तो घोड़ी के रूप में, जब वो भगवान सूर्य नारायण से मिले तो उनके अश्विनी कुमार पुत्र हुए। आप भी देखेंगे कि जो भी प्लैनेट आपके अश्विनी में आते हैं वहां पे आपको लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। वहां पे आप पहले अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, फिर उसके बाद जीवन में दूसरों के आ, शारीरिक रूप से उनको, मानसिक रूप से उनको हेल्प करते हो। आप वहां पे लोगों की पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजें जो है उनको करवाते हो। जैसे पुरानी बीमारी से हटा के उनको क्या देते हैं, उनको गुड हेल्थ की तरफ लेकर जाते हैं। अश्विनी का क्या गुण है? गति है, इसका गुण है गति, स्पीड। और अश्विनी के क्या गुण हैं कि आप हमेशा लोगों की मुसीबत में काम आएंगे। वहां पे आपके जिनके भी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अश्विनी में, वो लोग देख लीजिए, आप हमेशा लोगों की जो हेल्प है वो भाग भाग के करते होंगे। जिनका भी चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में, कभी किसी की हेल्प से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये लोग कहीं पे, जैसे मैंने हर बारी बोला है कि कहीं पे अगर ये लोग लोगों को दुआ देनी शुरू कर दें, ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दें, ठीक है, तो इन लोगों को, लोगों के पास समझ लीजिए एक ऐसी शफा है, जैसे वो कहते हैं ना कि बख्शीश है जी, सॉरी बख्श है, मतलब आपने सुना होगा ये शब्द कि इसके पास शफा है, कि ये आशीर्वाद दे तो बेटा हो जाता है, ये वाली दवाई दे तो। जिनके भी चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, अगर ये राख की पुड़िया भी किसी को दे देना भगवान का नाम लेकर, पॉजिटिविटी के साथ, प्रे के साथ, तो सामने वाले के काम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। पूर्व जन्म के, जब भी पाप कर्मों की बात आती है, हम सभी किसी ना किसी बंधन से जुड़े हुए हैं। हमारे एरिया में पर्टिकुलर कुछ एरिया जो है वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है, किसी की लाइफ में बच्चों का डिस्टरबेंस है, किसी में
किसी चीज का आप देखो कि कोई ना कोई तो डिस्टरबेंस हमारी लाइफ में रहती ही है, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी वजह से रहती है। आप नक्षत्रों के जब जाप करने के लिए बैठते हो तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने जब नक्षत्र लॉर्ड की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपके जन्म नक्षत्र है उसकी बीज मंत्र को आप चैंट करना शुरू करिए। बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है सीड। तो इसको सीड मंत्र भी कहा जाता है। आप जब सीड लगाते हो तो उसका बीज का सीड से अंकुरित होने में कोई तो 10 दिन लगाता है, कोई पौधा, कोई 3 महीने लगाता है, कोई बीज तो उगता ही नहीं है, वो सड़ जाता है। तो आपका नक्षत्र लॉर्ड जितना ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा, उतना आपका किया कोई भी कार्य सफल जल्दी नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो बीज मंत्र का मतलब होता है आप किसी ऐसी चीज को करने जा रहे हो। तो जब हम मंत्र करते हैं तो उसको आप ये समझ लीजिए अपने, जब जन्म के नक्षत्र लॉर्ड की जब चैंटिंग शुरू करते हैं तो ये समझ लो वहां पे आप एक बीजारोपण करने जा रहे हो। अब वो बीजारोपण जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता है। आपका चंद्रमा का ये नक्षत्र लॉर्ड जितना ज्यादा शेडो प्लैनेट, नैसर्गिक पापी प्लैनेट के द्वारा जितना ज्यादा खराब होगा, आप उतनी आसानी से इसको चैंट नहीं कर पाएंगे। उतनी आसानी से ये बीज जो है वो हो सकता है आपको फल ना दे। हो सकता है कि उगे ही ना। पहली बार में आप स्टार्ट करके फिर छोड़ दो, स्टार्ट करके फिर छोड़ दो, फिर छोड़ दो। लेकिन आपको ना वहां पे प्रयास नहीं छोड़, अगर आप चाहते हो कि जन्म जन्मांतर के मैं सारी चीजों से आउट हो जाऊं, ठीक है, तो आपको वो बार 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 कभी ना कभी वो लगेगा। आप जब सीड की बात कर रहे हो कि हम बीज मंत्र कर रहे हैं जन्म नक्षत्र का, तो हमें कितनी बार करना चाहिए? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितना सुख प्राप्त करना चाहते हो, क्या उसकी कोई गिनती है? कोई मेजरमेंट है? अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, बच्चों से सुख चाहिए, कोई मेजरमेंट है कि इतना सा चाहिए? कोई मेजरमेंट नहीं है। इसी तरीके से आप जब सीड मंत्रा करते हो उसका कोई मेजरमेंट नहीं। आपको कई जन्मों की थॉट प्रोसेस है, आपके डीएनए के अंदर है। जैसे कहा जाता है कि जन्म नक्षत्र जब मेल्फिक होता है तो आपको वहां पे फोबिया होता है, वहां पे बीमारी होती है मानसिक कोई ना कोई, जब आपका जन्म नक्षत्र शेडो प्लैनेट्स में आता है। आप ऊंचाई से, पानी से, हवा से, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज से फोबिया हमेशा होगा आपको वहां पे। आपको वहां पे भ्रम रहेगा मुझे किसी ने कर दिया है कुछ। जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, फोर्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड अगर बहुत सारे शेडो प्लैनेट्स में है, ऐसे घरों पे जादू टोना किया कराया, वास्तु दोष कंफर्म है, होता ही, नेगेटिविटी होती ही है। तो ये क्या बता रहा है कि वहां पे किया हुआ कोई भी वास्तु का उपाय काम नहीं करेगा। वहां पे धीरे 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 चीजें होंगी, आपको एक बार में वहां पे नहीं होगा। आपका वो नक्षत्र ही डिसाइड करता है वो कैसे होगा। वहां पे वो नक्षत्र ही डिसाइड कराएगा कि कैसे होगा। अगर पुनर्वसु है तो अलग तरह से कराएगा, अलग तरह के देवता से खुश होगा, वो कौन सा है। तो अब आप लोगों को ये आज के बाद ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा जंप क्या करते हैं, सीधा जंप करते हैं कि मेरा तो ये वाला प्लैनेट केतु के नक्षत्र में है, केतु अष्टम में है, दिस एंड दिस, भाई अष्टम का हाउस है, खराब कर रहा है, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको वाइब्रेशन समझनी है कि वो वाइब्रेशन मेरी पास्ट लाइफ की उस नक्षत्र के थ्रू आ क्या रही है। ठीक है? तो जैसे हम लोग कहते हैं कि आर्द्रा की बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्द्रा वाले बैठे होंगे। जितने भी तांत्रिक, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी महान ज्ञानी हुए हैं, ज्योतिष में ज्यादातर राहु के नक्षत्र लेकर पैदा हुए होंगे। बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है।
11 नंबर की लगन, 11 नंबर का मून साइन, बहुत पॉसिबल है। राहु का इन्फ्लुएंस आना चाहिए। राहु का इन्फ्लुएंस आए बगैर आप पिछले जन्म के सीक्रेट्स को बाहर लाने में आपको राहु ही हेल्प करता है। राहु सीधा सीधा आपके पिता के द्वारा दिया गया वो डीएनए है कि जिसके थ्रू आपको अच्छा या बुरा मिलता है। आपके पिता पक्ष से कोई किसी ने बहुत बड़ा धर्म, ज्ञान, साधना कुछ किया है, तो ये मानकर चलिए आपके अंदर भी वो चीज आएगी और आप भी उस चीज को आगे बढ़ाओगे। तो जिनके भी राहु के नक्षत्र में हमेशा बोलती हूँ वो कुछ स्पेसिफिक खास वजह से आते हैं। उनके पास पिछले जन्म की कुछ खास विद्या होती है। कोई ना कोई उनके पास ऐसी चीज होती है कि जिसको वो अगर समझ ले या करना शुरू कर दे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, वो दुनिया का बहुत भला कर सकते हैं। ठीक है। तो नक्षत्र कोई भी अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मैंने देखा है कि ज्योतिष में जो पागलों की हद तक जाते हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे अच्छे साधक अगर कहेंगे तो वो राहु के नक्षत्र के लोग मैंने देखे हैं। ये कि राहु और शनि जो है वो उच्च कोटि का साधक बनाता है बंदे। राहु और शनि जो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है वो हर चीज के लिए मैलेफिक नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सबसे पहले केतु के नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर आप अपना लाइफ साइकिल बनाएंगे तो पहला नक्षत्र जो है वो आपका केतु का बनेगा, उसका लॉर्ड। फिर उसके बाद दूसरा नक्षत्र कौन सा आता है? वीनस का। तीसरा नक्षत्र सूर्य का। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, हम लोग नवतारा की वर्कशॉप ऑफलाइन कर चुके हैं। ठीक है, जिनको नवतारा साइकिल सीखना है वो ले सकते हैं हमसे, वो बहुत अच्छी वर्कशॉप फुल डे की 5-6 घंटे की हुई पड़ी है। अब ये जो हम लोग नक्षत्र करेंगे मतलब कोर्स, उसमें तो मैं साइकिल कराऊंगी कराऊंगी, बट आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता। अब आप लोग जितने भी केतु के नक्षत्र में पैदा हुए लोग, आपके लिए सबसे घातक ग्रह जो सबसे पहला निकल के आएगा वो सूर्य निकल के आएगा। चेक कर लेना जितने भी अश्वनी, मघा और मूला जितने भी लोगों के जन्म हुए हैं वो चेक कर लीजिए कि सूर्य के नक्षत्र जो है उनके लाइफ साइकिल में तीसरे नंबर पे आते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी विपत्ति का कारण आपका नाम ही बनेगा। आपका सबसे बड़ी विपत्ति का कारण आपके पिता, आपका फेम। जैसे ही फेम हुए, फेमस हुए, वैसे ही बदनामी भी साथ में आई। आपको फेम प्राप्त करना ही आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। आपका सुबह जल्दी उठना ही आपके लिए पंगा है। आपके अंदर हमेशा पार्शलिटी रहेगी लोगों के लिए। अब आप समझिए कि ये सूर्य जो पिता का कारक है, जो मान सम्मान अथॉरिटी का कारक है, लेकिन केतु वाले इसको प्राप्त करने में जान लगाएंगे। जब भी इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई ऐसा डेंजर आएगा इनकी लाइफ में कि इनको समझ नहीं आएगा कि यार मैं क्या करने जा रहा था और क्या हो गया मेरे साथ। ये जो तीसरा नक्षत्र जिसको हम विपत्त तारा बोलते हैं, विपत्त का मतलब क्या होता है? विपत्त का मतलब विपत्ति नहीं है, विपत्त का मतलब है प्रयास। यहाँ पे आपका जैसे मैंने बोला एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। आपको वो स्पीड ब्रेकर कहाँ झेलना है ये तीसरा प्लैनेट बताता है, तीसरा नक्षत्र बताता है आपको। ये स्पीड ब्रेकर आप निकल जाओगे आराम से, लेकिन इसमें आपके गिरने का खतरा थोड़ा कम होता है। आप यहाँ हंसते खेलते निकल जाओ। हम लोग यही बोलते हैं कि विपत्त जो है वो थोड़ा सा आपको डेंजर देता है, थोड़ा सा आप प्रयास करते हो, थोड़ी सी आप, थोड़ा सा आप हिम्मत करते हो, हौसला करते हो तो आप कर लोगे। ठीक है, ये वो है। अब इसके बाद हम सन के बाद चौथा प्लेनेट कौन सा लेते हैं? मून। तो केतु वालों का जो लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू हो गया? केतु से शुरू होकर चौथा आ गया आपके पास क्षेम तारा, या आपके जिसको बोलते हैं वेल बींग का नक्षत्र। तो वो आपके लिए चंद्रमा बन गया। तो केतु के लिए चंद्रमा की दशाएं
अगर ये चंद्रमा मेलेफिक नहीं है तो एक्सेप्शन नाल लगाइए हमेशा। इसके एक स्टेप और आगे जाके भी प्रिडिक्शन है, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक साइकिल आपको सिखा रही हूँ। आप केतु वाले किस लिए पैदा हुए? केतु वाले पैदा हुए कोई ना कोई रूट कॉज सोसाइटी की दूर करने के लिए, परिवार की दूर करने के लिए, अपनी रूट कॉज को सुधारने के लिए, अपनी जड़ों को सुधारने के लिए आप पैदा हुए। ठीक है, आपके विद रिस्पेक्ट जो चौथा साइकिल आएगा वो आएगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट है अगर ये अफ्लिक्टेड नहीं है, चंद्रमा क्षीण नहीं है, बैड तिथियों का नहीं है तो। पांचवा तारा आ जाइए, पांचवा तारा मार्स। इस व्यक्ति के लिए मंगल, वहां पे जो हमने सूर्य को छोटा स्पीड ब्रेकर बोला, यहाँ पे ये उससे थोड़ा बड़ा पहाड़ लगा लो, थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा लो। यहाँ पे गाड़ी जो है वो आपको हो सकता है स्कॉर्पियो से भी ज्यादा हैवी चाहिए, तो यहाँ पे एडवेंचर ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो आपके लिए मार्स क्या होता है? मार्स इज ब्लड रिलेशन वाले, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स है, खून के रिश्तेदार, भाई, जमीन, ब्लड, आपका अपना खून। अगर ये आपका पंचम जो पांचवा नक्षत्र है, ये आपका कहीं पे मेलेफिक हुआ, तो भाई तो होते ही नहीं पहली बात, जमीन होती ही नहीं पहली बात, अगर है तो वो लिटिगेशन में होगी। ठीक है। अब ये मंगल आपको कभी भी जीवन में आपको खराब करेगा दो वजह से। या तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होगा, आप बहुत ज्यादा उस एरिया में बहुत ज्यादा वॉयलेंट होते हैं, आप वहां पे किसी की सुनते नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका पंचम तारा है मंगल, केतु वालों के लिए, तो ये मंगल इनके लिए इतना घातक है कि अगर ये मंगल पंचम होके सातवें घर में बैठ गया, तो आपके जो स्पाउस होगा, मार पिटाई हाथापाई बहुत कुछ हो सकता है वहां पे। छठा दौरा केतु वालों के लिए राहु आ गया। तो छठा तारा दिखाता है आपकी प्रैक्टिस को, इसको बोलते हैं साधक तारा। साधक का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई, साधना। तो जो आपने करके आए हो, जो आपको पता है, तो राहु जहां पे भी बैठता है वहां पे आपको वो प्रैक्टिशनर बनाता है, वहां पे परफेक्ट बनाता है। ये छठे तारे का काम कि वहां पे वो आपको पढ़ाई कराता है, वहां पे आपको वो नॉलेज होती है, या आप नॉलेज गेन करते हो उस एरिया में। सातवां तारा, राहु के बाद आ गया जुपिटर। यही बात मैं आपको शुरू से बोल रही थी कि गुरु केतु वालों के लिए जहरीला प्लैनेट है सबसे ज्यादा। तो केतु वालों के लिए सातवां तारा कौन बन गया है? वध तारा बन गया है, जो गुरु। तो गुरु जहां भी प्लेस करेंगे, गुरु की दशाएं इस व्यक्ति के मृत्यु तुल्य कष्ट को दिखाती हैं। कष्टकारी, वो भी वो कष्ट जो कि मौत के मुंह से निकाल के लाएगा आपको। या आप मौत के मुंह में जा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि आप हमारी जो मोक्ष प्राप्ति हो, वो हो सकता है कि सातवें नक्षत्र में, कोई बड़ी बात। आठवां नक्षत्र, नौ, नौ साइकिल है ना, नौ का बनाएंगे हम। आठवां नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं मित्र, लेकिन आप शायद मित्र का मतलब सब लोग फ्रेंड ले लेते हैं। मित्र का मतलब है पास्ट लाइफ की आपकी वो महारत, जो आठवां और नौवां नक्षत्र बताता है। पास्ट लाइफ की वो मास्टरी जो एट्थ और नाइन्थ नक्षत्र बताता है। आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ में सेटल होने के लिए, आपकी लाइफ में हर तरह की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए आपको एट्थ और नाइन्थ तारा दोनों चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में ये एट्थ और नाइन्थ तारा अफ्लिक्शन में आया, शेडोज के अफ्लिक्शन में आ गया, या समझ लीजिए कि एट्थ तारा सेवेंथ के साथ बैठा है, पांचवें के साथ बैठा है, तीसरे के साथ बैठा है, तो आपके जो भी पास्ट लाइफ की आपकी मास्टरी है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए वहां पे। तो वहां पे आपको बार बार प्रयास करना पड़ता है, वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है।
तो नक्षत्रा को हम जिस तरीके से लेते हैं या उसको हम समझते हैं वो वैसा नहीं है। हमने इसकी फीस बहुत 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 मैंने कम रखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार मेरा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। ठीक है, अगर हम इसको बाउंड कर देंगे बहुत कम लोग सीख पाएंगे। और जैसे मैंने हर बार ही आप लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए फीस को बहुत रीजनेबल हमेशा रखा है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं करिए। बीच में कुछ क्वेश्चंस ले रही हूं मैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें आपको जाते जाते मैं एज ए रेमेडी बताऊंगी कि क्या करना है, तो स्टे करिए क्लास में। और थैंक यू वंस अगेन कि आप लोगों ने मेरी एक आवाज पे इतने लोगों ने क्लास ज्वाइन की है। होप सो आप लोगों के उम्मीदों पे मैं हमेशा खरी उतरूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जो भी इस क्लास से रिलेटेड देखिए, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो भी क्वेश्चन करो ना, इतने लोग बैठे होते हैं तो सबके काम आए वो क्वेश्चन होना चाहिए आपका। जैसे मैं आपको जो नॉलेज दे रही हूँ वो दे रही हूँ जो सबके काम आ रही है। मैं वो नहीं दे रही हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी ही सुनाई जा रही हूँ, मैं कहानियां ही सुनाई जा रही हूँ। आप लोग सभी रिलेट कर पा रहे हो, तो वो चीज को समझिए। ठीक है, चलिए पूजा जी सबसे पहले आप। थैंक यू मैम। मैम जैसे आपने बोला चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में आते हैं, तो गुरु और राहु अगर बीच में उसमें आद्रा में हुआ तो गुरु और, राहु। तो आपको वहां पे ये समझना चाहिए कि वो कोई किसी में भी जाता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ेगा कि जब हम साइकिल बनाएंगे, आपका लाइफ साइकिल बनाएंगे, वहां पे कौन से नंबर की प्लेसमेंट आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके 3 5 7 के मित्र में प्लेसमेंट पे है तो वहां पे आप स्टैम्प मित्र कर में सकते हो कि वो आ रही आपके लिए घातक ही है। तो सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है ना कि कोई मित्र वाले चीज में। मेरे लिए बेनिफिक है या मेलेफिक है। जितना ज्यादा मैंने नवतारा पे बात की है, ओके। मैंने नहीं देखा है यूट्यूब पर किसी को भी बात करते हुए, अभी तक तो नहीं देखा है। ठीक है, अगर लोगों ने हम्म। कराया भी है तो उसको बहुत मिनिमल तरीके से कराया। लेकिन जब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी नक्षत्रा में, तो आप लोग देखना कि सिर्फ नक्ष नवतारा पे मास्टरी कर लो आप ज्यादा चीजों पे मत करो, मैं कह रही हूँ। आप सिर्फ नवतारा पे मास्टरी कर लो। आप देखोगे कि जो सदियों सदियों तक नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे आप विद इन 5 मिनट उस बंदे को सारा कुछ प्रिडिक्ट करके दे दोगे। ओके ठीक है, आपने कहा गुरु के नक्षत्र में, जैसे आप दोबारा बोलो क्या क्वेश्चन था, फिर मैं आपको बता। मैम, आद्रा नक्षत्र में गुरु और राहु है, मित्र नवतारा में। ठीक है, मित्र बन रहे हैं। ठीक है, अब आर्द्रा का आपको नेचर पता जी होना जी चाहिए। जी। व्हाट इज आर्द्रा? आर्द्रा इज ए सिंपल, अगर इसके साथ बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो फायर। हम कोर्स में ही पढ़ेंगे। आर्द्रा का एक शब्द याद रखिए, दैट इज स्ट्रॉन्ग। आपके अगर आर्द्रा में कोई प्लैनेट गए हैं, वहां पे तूफान चलता रहता, सुनामी है वहां पे। वहां पे इतनी ज्यादा वाइब्रेशन है, वहां पे इतनी ज्यादा हील हुज्जत है, वहां पे जो चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। और फिर वहां पे एक नया स्टार्ट होता है। एक बार वहां पे चीजें जो है वो पूरी की पूरी जड़ से उखड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर आप उसको नए सिरे से शुरू करोगे। गुरु जो है वो मित्र तारा में है। और आपके जब राहु उसमें आएंगे, तो राहु कौन से नंबर पे है आपके साइकिल? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। पूजा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। अच्छा, सेवन सेवंथ हाउस में 3 नंबर राशि में, 3 नंबर राशि में। नहीं नहीं नहीं, जब आप साइकिल बना रहे हो तो साइकिल में राहु कौन से नंबर पे? साइकिल मित्र में ही आ रहे हैं ना, राहु और दोनों मित्र में नहीं राहु। आ सकते ना, दोनों हाँ कैसे जी, मित्र दोनों पे? ही दोनों। मैम आद्रा नक्षत्र में गुरु और राहु आ रहे हैं इकट्ठे।
आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो गुरु प्लैनेट हैं, वो मैं समझ गई आपकी बात, कि आप कह रहे हो कि राहु जो है वो मित्र में है, यही कह रहे हो ना आप। हाँ जी। हाँ राहु जी। जब मित्र में है तो वो गुरु, गुरु भी तो किसी सेक्शन में होगा ना, अति अति मित्र अति में। मित्र में गुरु होंगे ना। हाँ, हाँ मैं समझ। तो राहु और जुपिटर हो गया ना आपका, लास्ट वाले फेज के अति दो हाँ। नक्षत्र, ठीक है। तो अब जब आर्द्रा हाँ का जी, नेचर लास्ट जो में है, होंगे, हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आर्द्रा का नेचर जो है वो बेसिकली, तो कहते हैं कि कोई ना कोई चीज तोड़ फोड़, डिस्ट्रॉय, ये सब चीजें। जैसे कि मान लो कि आप वास्तु कराते हो, तो आपका नेचर क्या होगा, कि जाते ही चीजों को तोड़ फोड़ का आइडिया देते होंगे कि भाई ये चीज तो यहाँ से हटानी ही पड़ेगी। आपको आर्द्रा बताता है कि आपको चीजें वहां से हटानी ही पड़ेंगी जो पुरानी चल रही हैं। और वहां पे ओके। मैंने देखा है कि इन लोगों का वहां पे बहुत स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल क्यों रहता है, क्यों हम आर्द्रा को सुनामी के साथ जोड़ सकते हैं। आर्द्रा को सुनामी के साथ जोड़िए, उस एरिया में क्या चल रहा है, सुनामी चल रही है। इतना आंधी तूफान, क्रैशेस हो रहे हैं वहां पे, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ जुपिटर जो है वो विजडम का कारक है, जुपिटर विजडम का कारक है। तो आपकी जो नॉलेज है वो बार बार कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है, आपको बार बार नए सिरे से नॉलेज को गेन करना पड़ता है। बार बार आपको ऐसा लगेगा कि पुराना कुछ नहीं आ रहा, आप फिर नया नए सिरे से शुरू करते हो उस एरिया में। रिसर्च माइंड। रिसर्च माइंड का तो आपका वहां पे लगातार चलता रहता है। रिसर्च माइंड हो गया ना एक किस्म का। रिसर्च माइंड, ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी श्रुति बताओ। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, हाँ जी बताओ। मैम, मुझे तो ये जानना था कि आद्रा का बीज मंत्र क्या होता है। आप इसको यूट्यूब पर चले जाना, वहां मिल जाएगा। ओके। आप सभी लोग, और कुछ नहीं तो आज की क्लास के बाद अपने अपने बीज मंत्र तो स्टार्ट कर ही दो, ठीक है। लेकिन ना आप लोग यहाँ, हम लोग गलती क्या करते हैं, बीज मंत्र स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी मंत्र स्टार्ट कर रहे हैं तो संकल्प जरूर लो उसका, ठीक है। संकल्प जरूर लो कि मैं आज से ये शुरू करने जा रही हूँ, मेरे पास्ट लाइफ के अगर कोई कर्सेस है वो क्लियर हों, मैं इतने जो जाप है वो डेली करूंगी। कम से कम की आप रखिए, कम से कम डेज की रखिए, पहले 3 डेज का रखो, फिर उसको बढ़ा दो, फिर 5 डेज का कर दो, फिर 7 का कर दो, फिर 9 का कर दो। लगातार नहीं बैठना है, नहीं कर पाओगे क्योंकि पास्ट लाइफ की हमारी इतनी मिस्टेक्स होती है, आप लगातार नहीं कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। तो आपको पहले छोटा संकल्प लेना है, फिर उसको बढ़ाते जाइए। संकल्प के बिना मंत्र नहीं करना कभी भी। संकल्प लेके जब आप मंत्र छोड़ोगे, जब कर दोगे 3 दिन के बाद, उसको किसी को समर्पित कर दो। अपने इष्ट देव को कह दो कि ये आप मेरी सेविंग रखो, मेरे पास नहीं संभाला जा रहा है, आप संभालिए। आप उसको कहीं पे सेव करिए, ठीक है। उसको मानसिक जाप के तौर पर करिए। जैसे श्रीम है, तो श्रीम शब्द किसी का अगर मान लो एग्जाम्पल, तो वो शब्द किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। जो भी आप बीज मंत्र कर रहे हो वो सुनाई नहीं देना चाहिए कभी भी। उसको टीवी पर लगा के, फोन पे लगा के नहीं सुनना है कभी भी। उसको हेडफोन पे लगा कर करिए। आप अगर अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, संकल्प लीजिए कि मैं उसके लिए कर रही हूँ, इतने दिन करूंगी, उसकी लाइफ की दिक्कतें दूर हो। अब आपके पास ये बहुत सारी चीजें आती हैं कि कितने दिन करें, मैं कहूंगी पूरी लाइफ करिए। पूरी लाइफ करना पड़ेगा, जब तक आप जिंदा हो, जब तक हम यहाँ पे अपने काम कर पा रहे हैं तब तक आपको वो करना पड़ेगा। पता नहीं है ना किस दिन पेड़ लगेगा, हमें नहीं पता किस दिन अंकुरित होगा। और सच में कह रही हूँ, जिस दिन वो अंकुरित होगा उस दिन आपको ये एहसास होगा कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो सही होगा। लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। आपके कर्जे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रिश्ते, आपके चेहरे पे जो, आपके चेहरे का जो रंगत है ना, वो चेंज हो जाती है जब आपका अ, अंकुरित होता है ये जो पास्ट लाइफ का जो आप ये शब्द यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कोई मजाक नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये कुछ दिया है कि उसको करना है, आपको छुपा के ही करना है। दूसरा, उसको किसी को समर्पित जरूर करिए। वो हमारे एक बैंकर की तरह लगा लो, जब हम अपने इष्ट देव को बोलते हैं कि ये मैंने इतना कर दिया, ये आपके पास है। आप याद करने बैठ रहे हो, मंत्र करने बैठे हो, अपने
चार लोगों को हमेशा मैंने बोला है अपने पास रखिए उनको। सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। गणेश जी को सबसे पहले आप प्रणाम करिए। फिर अपने गुरुओं को करिए, इष्ट देवता और कुल देवता, ये चार लोग आपके पास सदा रहने चाहिए। आप कहीं छोटा सा भी काम कर रहे हो, इनको पहले आप समर्पित करिए कि भाई ये चीजें हम कर रहे हैं, इसमें बाधा ना आए, इसमें कुछ भी चीजें तो आप रक्षा करिए। मैं आपको इस चीज की पूरी गारंटी देती हूँ कि आपके लाइफ में कोई बाधा नहीं आएगी। गलती यही करते कि हम मंत्र कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे फिर संभाली नहीं जाती ऊर्जा। वो ऊर्जा संभालने के लिए आपके अंदर अभी पिछले जन्मों के जो हमारी कार्मिक डेस्टिनी होती है वो डिस्टर्ब करती है हमें। हमें इसलिए उसको सिक्योर करके कहीं पर रखना पड़ेगा। तो वो रखोगे तो वो जैसे जैसे आप वहां पे जमा होता जाएगा, आपका सेविंग अकाउंट एक तरह का भरता चला जाएगा, तो आप देखना आपकी लाइफ के हर्डल्स ऑटोमेटिक ही क्लियर होनी शुरू हो। और जिस दिन जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो, मान लो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वो है या आपके रिश्ते बहुत खराब है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप किसी भी चीज के लिए ये मत करिए। किसी चीज को पर्टिकुलर रख के मत करिए चैंटिंग। आप सिर्फ ये रख कर करिए कि अगर पिछले जन्म के कोई बंधन है तो वो खुल जाएं, दैट्स ओके। अब उस बंधन कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं ना कि ईश्वर हमें देना चाहता है चार चीजें, हम क्या कर देते हैं, हम एक में ही खुश हो जाते हैं। तो आपका काम है पिछले जन्म के पापों से मुक्ति। हमारा काम इस जन्म में हमें इंसान की अगर जो मिला है तो इस प्रकृति के लिए जितना कर पाए, अपने परिवार जो हमें रिश्ते मिले हैं। और आप देखना कि जिस दिन आपका बंधन किसी बच्चे से खत्म हो गया, वो बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। जिस दिन आप, जब तक आपने उसको पढ़ाना है, जिस दिन उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। जिस दिन आपका कार्मिक पैटर्न वहां पे खत्म हो जाएगा, वो चीज दूर जाएगी, ये ध्यान रखना आप। कार्मिक पैटर्न खत्म करने का मतलब यही होता है। तो लोगों को ये नहीं पता कि भाई मैंने शुरू किया था, उसके बाद वो बंदा, तो आप ये समझ लो उसके साथ आपका क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। अभी कुछ लेना देना नहीं है आपको। कोई इंसान मेरे साथ तब तक ही जुड़ा रहेगा जब तक उसका मुझसे कुछ लेना देना है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, जब कोई मंत्र जाप करते हो, तो आपकी जो फालतू के, जिसे कहते हैं कि खरपतवार जो होती है, जो एक फसल होती है ना, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लांट्स लग जाते हैं, खरपतवार, जो कि उस फसल को खराब कर रहे होते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है कोई भी प्लानट का आप जब करते हो, तो वो खरपतवार आपकी फसल से आउट हो जाती है। तो आप देखना उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिनको आपने कभी सोचा नहीं था कि वो आपसे दूर हो सकते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो वो घबराने की चीज नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि जो आप जितनी जल्दी इस चीज में मास्टरी करते चले जाओगे, उस एरिया से पेन खत्म हो जाता है। ये मेरा पर्सनल जो है वो मानी हुई चीज है ये। हेमा जी बताइए। यस मैम। मैम मेरा अश्लेषा नक्षत्र है। हम्म। अश्लेषा है तो बताइए, अश्लेषा का नेचर चेक करिए क्या है। इमोशंस। अश्लेषा सांपों के साथ जुड़ा हुआ नक्षत्र है। सांप। हाँ। हाँ, उसका नक्षत्र नाग के साथ जुड़ा हुआ है। बराबर। सांप कौन होते हैं? जो कि बाम्बी में रहते हैं, जमीन के अंदर। कब आते हैं बाहर जमीन से? जब इनको कोई जरूरत हो, वरना ये अपनी दुनिया में खुश है, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भी किसी को कुछ नहीं कहते, अपनी धुन में मस्त है। लेकिन अश्लेषा में एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा आप गुणी जब हो जाते हो, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, ऐसे लोगों को कहा जाता है अंतर्मुखी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अंतर्मुखी ना होके आप दुनिया में फैल जाते हो, तो लोग आपसे डरने लगेंगे, लोग आपसे जेलस होने लगेंगे, लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे। अश्लेषा बताता है अंतर्मुखी होना। वो रहिए। जिस दिन आप अंतर्मुखी होना शुरू करेंगे, इंट्रोवर्ट होना शुरू करेंगे, वो आपके लिए बेटर है। ठीक है। अश्लेषा एक स्पेशली ऐसा नक्षत्र है, वो ये बताता है कि सांप जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो बिलों में रहते हैं, जो जानवर बिलों में रहते हैं, वो सारे अश्लेषा से ही जोड़े जाते हैं।
तो सांप के पास ना मणि भी होती है, सांप के पास जहर भी होता है। अगर ये लोग चाहें तो लोगों की जीवन में हीलिंग का काम कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो लोगों की जिंदगी में जहर खोल के खराब भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करके आए पिछले जन्म में। अगर आप बाय बर्थ ही ऐसे हो कि लोगों के समस्याओं का समाधान ही करते आए हो, इलाज ही करते आए यस। हो, तो इसका यस। मतलब वो ठीक है। तो किसी ना किसी मेडिसिन के साथ भी जुड़े हुए होते हैं ये लोग, मैंने ये भी देखा है अश्लेषा वालों के साथ। ठीक है। जब इसका भी साथ आप नहीं है। जब भी लेकिन आप मुझे आयुर्वेद का नॉलेज है। जब भी आप अश्लेषा जब भी चंद्रमा अश्लेषा में जो आपका अगर कोई प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट आपका नक्षत्र में, तो जब भी उसमें कोई प्लैनेट गोचर करेगा ना अश्लेषा में, या चंद्रमा ही करे, तो इनके घर में कान खजूरे और छिपकलियां और छोटे छोटे सांप के बच्चे, सांप के अंडे इनके घर के आसपास निकलते रहते। जहां अश्लेषा होगा वहां सांप जरूर होगा उस घर घर के आसपास। हमारे कुल देवता ही नाग देवता है। बस कहानी में ही खत्म है ना। तो दैट्स ओके। तो नाग पंचमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितने भी नाग किससे जुड़े हुए हैं? नाग किससे जुड़े हैं? भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। शिव से जुड़े हैं हम। ठीक है। तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हो। ठीक है। ओके। रुद्रा अवतार जो रुद्राभिषेक है वो कर सकते हो। आप जर्नल भगवान शिव को चांदी के नाग चढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है सपने में मुझे डराते हैं या कुछ है तो आप चढ़ा सकते सपना नहीं आता है, मुझे नहीं डर लगता है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं ईश्वर का डर हो। रखती हूँ बस खाली। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है। गलत चलाती नहीं हूँ, गलत करती नहीं हूँ, अगर हो गया तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ हाँ। किसी को भी। तो अश्लेषा वाले मैंने लोग देखे हैं। मेरी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है अश्लेषा नक्षत्र में। शी इज द जेम। कि अगर किसी उसके घर में कोई आ, वो आते हैं ना जो सेल्स गर्ल्स आती हैं जो कुछ बेचने के लिए आती हैं, कुछ ले लो, वो ऐसी पर्सन है कि जो उसको वहां से उठा के कहीं जॉब लगवा देती है। तुम ये सेम मत ईयर। घूमो, वो सड़कों पे मत घूमो, मैं तेरी जॉब लगवा देती हूँ, तू सड़क पे मत घूम। इतने सेम हेल्पिंग ईयर। नेचर ऐश्लेषा। तो सेम, मैं अब भी ये ऐसा ही बाय करके रखती डिफॉल्ट है, ये थी। आपके पिछले जन्म की कहानियां होती है। ठीक है। तो अभी भी कुछ पिछले दिनों में उन्होंने बोला कि उनके घर में जिस दिन अभी वो थी, क्या बोलते हैं उसको, शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि से आई थिंक 2 दिन पहले या 2 दिन बाद उनके इसके आसपास ही कहीं पे कुछ था। तो सांप के जोड़े ने बहुत सारे एग्स उनके प्लांट्स में देकर गए, बहुत सारे। तो उन्होंने शिवरात्रि वाले दिन वो शायद वहां मंदिर में छोड़ के आई वो सारे एग्स को, क्योंकि घर में। तो कैन यू बिलीव कि वो, तो इसीलिए मैंने बोला कि वो चीजें आपको नुकसान देने के लिए नहीं आ रही, वो आपको एक रिमाइंडर दे रही, वो पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं आपसे। तो ऐसे ही इन जनरल नहीं ना किसी के घर में भी निकल रहे। राइट। अब आपका अश्लेषा नक्षत्र है और आप कहीं सांपों को ही मारना शुरू कर दो, सांपों से ही डरना शुरू कर दो। आपके लिए तो सारा दे ही वही रहे हैं। साक्षात शिव का डायरेक्ट आपसे कनेक्शन है। तो इसलिए ये बहुत भोले वाले और बहुत अपने उस तरह के लोग होते हैं। ठीक है। हेल्पिंग। श्योर। ठीक है। हाँ जी ममता जी बताइए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी क्लास लगी, और नक्षत्र वाली क्लास तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है। मेरा ना विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण में चंद्रमा है। और आपने इनके दो देवता बताए, इंद्र और अग्नि। तो इसमें मंत्र, जो बीज मंत्र आपने कहा, वो किसका करना चाहिए? बीज मंत्र तो विशाखा का अलग रहेगा, ये देवता अलग है। अच्छा। देवता अलग है, वो अलग चीज है। ठीक है। वो उसकी पावर को दिखाते हैं, जो डीटी होते हैं किसी नक्षत्र के, वो उसके पावर है, उसकी पावर को दिखाते हैं कि आपको पावर कैसी मिलनी है। ठीक है। कहाँ से मिलनी। तो आपका इसका नक्षत्र का बीज मंत्र आपको आराम से यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, आप डालोगे तो आपको 3-4 शब्दों का वो होता है, वो आराम से उसको आप याद कर सकते। ठीक है। तो इसको नहा धो के पूजा में मॉर्निंग में जैसे करना। मर्जी कर लो, ठीक जैसे मर्जी कर लो। जब बच्चा पैदा होता है नहा के होता है। है। नहीं। सबसे गंदा होता है जब वो पैदा होता है, सबसे ज्यादा गंदा होता है। तो जब हमारा पैदाइश ही इतनी गंदगी में है,
तो उसके बाद इतने फॉर्मूले क्यों लगाते हैं हम लोग? ये नहीं मेरे को समझ में आया आज तक। ठीक सही है, बात। तो जो जी। मर्जी करो आप, आपका मन, चंद्रमा खुश होना चाहिए। अगर बिना नहाए मन कर रहा, बिना नहाए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर ने कहीं नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई। ये तो कर्मकांडी जो पंडित जी हैं उन्होंने लगाई है, ये तो ब्राह्मणों ने लगाया, ईश्वर ने नहीं लिखा कहीं। भगवान शिव जो है दिन रात वहां पहाड़ों पे बैठे क्या नहा रहे थे? दिल्ली नहाते होंगे उठ के। और सदियां सदियां वो तपस्या में लीन, कहाँ से कहाँ। ये तो सिर्फ जो बिना मतलब से फॉर्मेलिटीज है, जो मेन काम है वो करना नहीं, फॉर्मेलिटीज में हम ज्यादा चले जाते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी ही है। यही कलयुग है, यही कलयुग है कि फॉर्मेलिटीज ज्यादा होंगी। इस रंग के कपड़े, इस रंग का ये, इस रंग का वो। ठीक है, तो डोंट वरी। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। हाँ नेहा बताओ। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैंने एनरोल किया है नक्षत्र, मुझे बहुत पसंद है नक्षत्र का पढ़ना, क्योंकि बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है। यस। मेरा एक क्वेश्चन है कि गोचर में जब भी एक ऑस्पिशियस नक्षत्र मानते हैं जनरली, जैसे गुरु पुष्यामृत हुआ, रवि पुष्यामृत हुआ, तो उन दिनों में अच्छा कुछ करना होता है, ऐसे एक जनरल ये है, धारणा है। पर अगर किसी का ये नक्षत्र वध में आ रहा है, तो उस हम्म जातक के लिए कैसे होगा? हम्म। पहली बात तो ये कि जब मुहूर्त अलग चीज है, मुहूर्त अलग चीज है, ट्रांजिट आपके ग्रहों का अलग है। जो भी योग हमारे नैसर्गिक शुभ बताए गए हैं वो शुभ ही हैं, वो शुभ ही हैं। वो योग जो बनते हैं वो चंद्रमा और सूर्य की कैलकुलेशन के बेस पर बनते हैं। ठीक है, तो पंचांग के हिसाब से बनते हैं, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अलग चैप्टर है। अब उसमें आपका वध हो चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो एंगल ही प्लैनेट्स का उस समय पर ऐसा होता है कि वो कभी अशुभता फैला ही नहीं सकते। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मदर हो, ठीक है, एक मदर हो सकता है वो घर में वो अपने बच्चों को बहुत मारती पीटती हो, बहुत गुस्सा करती हो, बहुत रूड बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन दुनिया के लिए वो साक्षात देवी हो सकता है। तो आउटर वर्ल्ड जो है, जो मुहूर्त है, जो हमारे फिक्स पंचांग के हिसाब से आपको चीजें दी गई हैं, आपको कोई प्लैनेट अगर खराब मिला है तो वो आपके कार्मिक है। लेकिन जब हम गोचर में देखते हैं तो वो डिफरेंट थिंग है। वो जो हम मुहूर्त में देख रहे हैं वो डिफरेंट चीज है। तो वो अच्छा। नैसर्गिक शुभ है, रवि पुष्य या गुरु पुष्य, ये सब नैसर्गिक शुभ है, आप इसमें काम करना ही चाहिए, कोई खराब भी हो तो ओके। भी। ओके। अच्छा, और एक पूछना था, जैसे अभी तुम्हारा चंद्र नक्षत्र से जो जन्म नक्षत्र जो आ रहा है, हम्म वो मेलेफिक हो रहा है, यानी वो खुद भी मेलेफिक है और उस पे दृष्टियां भी मेलेफिक आ रही है। हम्म। पर उसकी दशाएं पैदा होते ही दशाएं उसकी 3-4 साल की ही हुई, और हम्म। जिंदगी में वो नक्षत्र कभी आया ही नहीं, और वो अंतरदशाओं में मेलेफिक ही। आएगा ना, हाँ, अंतरदशा में आएगा अंतरदशाओं तो में वो। आएगा ना, हाँ, तो उतना ही इफेक्ट देगा ना? उतना ही देगा, उतना ही। यानी अगर अगर उसकी दशा आती तो बहुत ड्रास्टिक, यानी अच्छा, बहुत अब डिजास्टर यहाँ होता। पे बड़ी अच्छी चीज जो उठाई है आपने कि अगर अगर किसी का जन्म 20 साल की दशा में हुआ, शुक्र की दशा में हुआ है ना, 20 साल की होती है शुक्र की। जी। अब वो अंतिम पड़ाव में हुआ, मान लो कि लास्ट के सिर्फ 2-3 साल ही आपने झेले, ठीक है, 2-3 साल ही झेले। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस प्लेनेट के लिए पीछे भोग आए हो सारा। अच्छा। वो भोग क्या आए हो आप, बस खत्म। थोड़ा ही लेना है आपने उसका। तो जब जब अंतरदशाओं में आएगा, तो जन्म तारा जो होता है वो बेसिकली हेल्थ के लिए देखा जाता है, हेल्थ के लिए। जब भी उसकी दशाएं आएंगी, अगर वो आपका जन्म तारा शेडो प्लैनेट्स के घेरे में है, तो ये मानकर चलिए कि आपकी हेल्थ वो दशाओं में खराब रहेगी। जिनका भी जन्म नक्षत्र मान लीजिए विशाखा है, गुरु है, गुरु के साथ राहु है, केतु है, शनि है, बाय बर्थ ही जब तक वो नक्षत्र चलेगा, जब तक उसकी दशा चलेगी, उस बच्चे की हेल्थ खराब होनी ही होनी है। जितना ज्यादा नक्षत्र का लॉर्ड मेलेफिक होगा, उतने साल स्टार्टिंग के या अंतरदशाओं के
हेल्थ पॉइंट से बिल्कुल खराब होंगे, अच्छा। इसका ये मतलब। अब मेरा पूर्वा फाल्गुनी है, तो 4 ही साल मेरे जन्म से हुए, पर उसमें मेरे पिताजी ने बहुत प्रॉस्परस उन्हें हुआ वो 4 से 5 साल। पर मेरे हेल्थ को हमेशा इशू होता है, जैसे अभी भी मेरी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो मुझे हेल्थ इशू होते हैं। हम्म। तो ये ओके, होता है, थैंक यू। डोंट वरी। ठीक है। हाँ जी, अंशु जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैंने मैं आपको रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किया, फ्रॉम लास्ट 8 to 10 days आई थिंक। अच्छा। और कोर्स में ऐसा हुआ कि मैंने ऑनलाइन आपका ऐसे नक्षत्र क्लास का मैंने जो बेसिक था, जो अपनी नवतारा पद्धति आपने की, तो मैंने फॉलो की, और आज ही मैंने आपका देखा वेबिनार, तो मैं तो ब्लेस्ड हो गया। मैं कहा मजे आ गया आज तो। तो वेरी गुड। तो अभी आपका नक्षत्र कोर्स मैं कब से स्टार्ट हो रहा है, कोर्स हम का 16 ड्यूरेशन से क्या है? कर रहे हैं। आप लोग जिनके पास नंबर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, बट फिर भी ओके। आप लोग नोट करना चाहो कर लो, 9355। जिनके ओके। पास नहीं है वो टीम का नंबर सपोर्ट का ले लो, वहां से ओके। आप बात कर लेना, ठीक है। 9355 ओके। ओके। 31 हम्म। 3737। एक ओके दूसरा मैम। नंबर नोट कर सकते हो आप, 766 हम्म। 9596 ओके। 713। तो ये दोनों हमारे ही सपोर्ट नंबर है। कोर्स का इसके अलावा ड्यूरेशन कितना कोई है मैडम? किसी से किसी भी नंबर से कभी ओके। आपको कॉल आए, किसी भी नंबर से आपको कोई बोले कि हम रजनी हम्म। मैम के उधर से बोल रहे हैं, तो कृपया मत विश्वास करिए, क्योंकि कई लोगों के साथ ये हुआ है कि मेरा नाम लेके उन्होंने कंसल्टेशन फीस ली है, बट हम्म। वो निकला कुछ और ही है, ठीक है। तो हमारे सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप उसको देखिए हमेशा। मैंने हमेशा हर क्लास में नंबर अपने शेयर किए हैं, वो आप देखिए हमेशा, ठीक है। तो कोई भी आपको इन दो नंबरों के अलावा, एक हमारा पुराना नंबर है जो पुराने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमेशा चेक करिए, ठीक है। कंफर्म करिए, ओके, फिर ही आप पेमेंट करिए। फिर आप पेमेंट ठीक है। करके हमें बोलोगे कि हमने तो करा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उसमें, मैं ठीक है। कोर्स का कितने टाइम का कोर्स है, ड्यूरेशन क्या है मैम कोर्स का? 3 मंथ्स के राउंड रहेगा, 3 मंथ्स का। एंड ठीक है। मैडम मेरा जैसे अभी मैंने ऑनलाइन देखा था आपका यूट्यूब में, तो मैडम उसमें ना आपने उसका मृत शेरा का, मैडम आप आपसे मिस आउट हो गया उसका, मृत अच्छा, शेरा के कोई बारे बात में नहीं, डिस्कस तो कोई करना, नहीं, तो अब मैडम मेरा गलती, मृत अब शेरा गलती का, हो नहीं गई। नहीं 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 नहीं, नो 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 मैम, नो नो, मिस्टेक की बात नहीं कि मेरा खुद का मृत शेरा है, इसलिए मैं तो चॉइस अब चॉइस कि ईश्वर मेरा ने ही मिस आउट हुआ। तभी तो आप, अब आपका ही मिस हुआ, सोचो ना, आपका ही मिस हुआ और आप ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ आ गए कि देखो जरा इसके बारे में क्या बताया गया। इससे अच्छा मे था बी, कि हाँ। आप हाँ। इस पे जाओ। हम्म। बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है नक्षत्रों पे, आप पढ़ना चाहो जी। पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या होता है हम्म। कि जैसे एक एक्सप्लेन करना, बुक्स को पढ़ना, बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको हम्म। पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट होता क्या है कि जब आप किसी का लाइफ एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा हुआ ही है, डिजास्टर ही हुआ है, अब उस चीज को, वो बुक आपको जवाब नहीं देगी, बुक आपको हम्म। ज्ञान दे देगी, नॉलेज दे देगी, बट आपके जो क्वेश्चंस है उनको कौन कवर करेगा, है ना। यस। तो राइट दैट मैम। इज, इसीलिए बस इम्पोर्टेंट है टीचर, और किस लिए हो। ठीक है, ठीक है आप मैम, टीम पे ओके, बात कर थैंक यू। लेना, कोई नहीं, वहां आपको पता लग जाए। यस मैम, बताइए स्नेहा जी। हेलो मैडम, बस हाँ। पूछना था आपसे है कि अ, बीज मंत्र जो आपने बताया, दैट शुड बी चांटेड जब भी गुरु की दीक्षा हो, कि ऐसे बोल सकते हैं? मैंने ऐसे बिल्कुल सुना है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है, बट आप मेरे को बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को अभी के अभी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो ढूंढेगा स्पेशलिस्ट, Correct. उसके घर में जितनी चीजें होंगी वो सारी आजमाएगा, जवाइन भी खाएगा, सौंफ का वाटर भी पी लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। अभी अगर कोई बहुत पेन में है, गुरु मिल नहीं रहा, बंदा पिछली कितने सालों से परेशान चल रहा है, राइट, मेंटली डिस्टर्ब है, हाँ हमारे जी। सबसे बड़े गुरु भगवान शिव। सिंपल। सबसे पहले गुरु ही आपके भगवान शिव बनने चाहिए। आपको जो इस दुनिया में गुरु मिलने हैं ना, उन्होंने हम्म। ही हमें देना है, कोई ना कोई वो देंगे तो मिलेगा। आप उनको पहला गुरु बनाइए और उनको प्रे करिए कि मैंने ये काम कर दिया। भाई अगर आपको लगता है कोई बंदा है इस लायक जो मुझे
गाइड कर पाए तो ले आना। आप देखना, आपको अपने आप ही आ जाएगा अपने पास। आज गुरु जो परंपरा है वो नहीं है पहले वाली। आज सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। आज सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। आप मुझे बताओ कौन सी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं हम। ये कलयुग है। इसमें मुझे नहीं लगता भगवान शिव के अलावा कोई बड़ा गुरु है, ना कोई हो सकता है। जब भगवान शिव मेहरबान होंगे आपके ऊपर, तो आपको साक्षात देह रूप में भी गुरु आपके सामने खड़ा करेंगे। ये मेरा मानना है। ठीक है। तो हमें सीधा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सच में बताऊं। अब वो उससे क्या होता है, हमारी मति जो है ना बहुत लिमिटेड है, दिमाग, सोच बहुत लिमिटेड है। हम जो अगर राइट। अगर किसी को चूज भी करेंगे ऑनलाइन, उसकी बातें सुन के, उसकी कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ और करके, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भगवान शिव को दे दे कि भाई मेरे लिए ढूंढ के दे जैसे मर्जी में। अगर कोई भगवान विष्णु का मानता है उसको लगा दो ड्यूटी पे, अपने आप देंगे। क्या, क्यों अपनी छोटी बुद्धि से छोटे बंदे ढूंढने हैं। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। एक one more question, ma'am. One more question. For my own sake only, my moon and Ketu is sitting together in the seventh house. दोबारा बोलिए, आपका आवाज कट गई है। कैसे करूं? हेलो, कैन यू हाँ हियर जी, मी? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि मेरा मून और केतु साथ में है इन द सेवेंथ हाउस, एंड सो मून का नक्षत्र है विशाखा एंड केतु का नक्षत्र है अनुराधा। सो कंफ्यूजन है थोड़ा मुझे, तो जस्ट मैं नक्षत्र देना। मैम आप केतु की बात कर रहे हैं तो केतु ने बात सुनने नहीं दी। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो तो आपका, अब मेरे को तो आवाज नहीं आई। किसी को क्लियर आई है तो प्लीज मुझे बताइए, जरा हैंड रेज करिए कि मैम की क्वेश्चन क्या है। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। किसी को समझ में आया तो हैंड रेज करिए, मुझे बताइए जरा हाथ हिला के कि हमें समझ में आया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन, कैन यू हियर मी नाउ प्रॉपर्ली मैडम? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ जी। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि मून और केतु आर सिटिंग इन द सेम हाउस, इन द सेवेंथ हाउस। अच्छा। तो फिर मून का अलग नक्षत्र आ रहा है जैसे विशाखा, और केतु का आ रहा है अनुराधा, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर, तो कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? मून और केतु जो है, पहले तो ये देखिए कि मून और केतु को प्रिडिक्ट कैसे करोगे। मून केतु ग्रहण दोष बनाती है आपका, है ना। राइट। लेकिन आप ग्रहण दोष उसको कैसे पढ़ोगे कि आप इसको ये देखिए कि आपके नव तारा जो साइकिल बना है उसमें मून और केतु की प्लेसमेंट क्या है। ओके। मून और केतु की प्लेसमेंट क्या है, अगर वो 3 और 7 5 से रिलेटेड है तो ये शादी नहीं चलेगी, हाँ। ये रिलेशनशिप टूटेगा। ठीक है। अगर ये जो मून और केतु, पहले तो आप पहले नवतारा साइकिल को तो बनाइए, पहले उसको तो आप पहले उसको अप्लाई करिए। आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हो, पहले आप उनके भी ओके। नक्षत्रों पे चले गए हो। आप उनके भी नक्षत्र पे चले गए हो। ठीक है। तो पहले आप, पहले एज ए ओके। प्लैनेट, एज ए लॉर्ड, आप पहले साइकिल बना के पहले उसको प्रिडिक्ट करिए कि सेवेंथ हाउस में मून केतु है तो पार्टनर ऐसा होगा जो कि आपसे ज्यादा क्या नहीं होगा, अटैच नहीं होगा। मस्त मौला होगा, परवाह नहीं करेगा, इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं देगा। ये बता रहा है ना। हाँ। तो फिर इस यही पहले तो ये पढ़ा जाता है नवतारा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जो प्रिडिक्ट करोगे, तो ये किस लेवल तक नहीं करेगा, किस लेवल तक नहीं करेगा वो अटैचमेंट, या आपकी शादी बचाएगा या तुड़वाएगा, वो इनके आगे नेक्स्ट लेवल के जो नक्षत्र होंगे वो बताएंगे। ओके। लेकिन नक्षत्र मेरा होगा जो मून का है, करेक्ट मैडम? हाँ जी। जो आपकी आवाज नक्षत्र मेरा बहुत ज्यादा कट रही है मैम, हाँ, पता नहीं वो- क्या रीजन है। चलिए ठीक है, मीनाक्षी जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए। मैम जो बीज मंत्र करना है, हम्म। अ, माँ अपने मूल नक्षत्र का बीज मंत्र करें या बच्चे के मूल नक्षत्र का? जिसको भूख लगी है वो करे। बच्चे को ज्यादा खिलाने का मूड है तो बच्चे को दे दो। मैं हर बारी बोलती हूँ, कृपया कृपया बच्चों के से पहले अपनी कार्मिक डेस्टिनी को क्लियर करिए। मैंने 1000 बारी बोला है। बच्चों पे बड़ा फोकस है, हस्बैंड पे बड़ा फोकस है, ननद सास पे बड़ा फोकस है, खुद पे फोकस नहीं है कि हम क्या कांड करके आए हुए हैं।
क्या हम गलती नहीं करके आ सकते? जो ऐसी सास मिली है, ऐसा हस्बैंड मिला है, ऐसे बच्चे मिले हैं, तो पहली ड्यूटी मीनाक्षी जी अपने लिए बनती है। पहले तो बिल्कुल। मैं अपने रास्ते से कांटे हटाऊं। ठीक है। ठीक है, जब मेरे जी रास्ते से कांटे हटेंगे, देन जी वो चीजें मुझे रिलीव करेंगी, मैं कंफर्टेबल होंगी, देन मुझे जी दूसरों की चीजें इतनी चुभेंगी नहीं। सिंपल सी बात है। जी तो बच्चे को बहुत बीमारी है, बच्चा बीमार है, बच्चा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, छोड़ दो। जब 12 साल से ऊपर आप बच्चे के लिए कुछ करोगे, आपका 25-30% ही लगना है, बाकी समय व्यर्थ कर रहे हो आप। ठीक है। समय व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि उसके कर्म जाग जाते हैं ना। जब जब कोई जी। व्यक्ति, जब कोई बच्चा सामने से ये कहे हमें बिलीव नहीं है। अगर मैं ये हम्म कहूं तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग मेरे परिवार में भी है जो कहते हैं हमें नहीं हम्म बिलीव इस चीज में। ये क्या हम्म होता है, मुहूर्त क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है उससे? हमने भाई उनको छोड़ दिया है। हमने हम्म किस पे काम किया? हमने खुद पे काम किया। अब जब वो लोग हमें देखते हैं कि भाई ये हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, हमसे ज्यादा फेम ले रहे हैं, तो फिर लोग आएंगे। जी आप बच्चे के लिए दान करिए, आप बच्चे के लिए जी जाप करना चाहते हो करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जी 25% करिए उनके लिए, 75% जी अपनी। ठीक है? जी जी तो जी। पहले अपने से कहते हैं ना, अपना काम, वो कहते हैं ना, भगवान सबका भला करे पर शुरू मुझसे करे। अपन। जी जी। तो वो ठीक है। फिलॉसफी के साथ आगे बढ़िए। और मैं अगर जी कहूँ तो एज ए मदर, एज ए मदर जितना मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को, उतना कोई नहीं समझ सकता। कि आप अपने बच्चों को देखकर जीते हैं, मरते हैं, उनको देख देख के पता हम्म नहीं क्या क्या करते हैं। उनके बिना कहे समझ जाते हो उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, हम्म। आप उसके पीछे पीछे खाना लेके घूमते। तो एज ए मदर मैं समझ सकती हूँ, बट मेरे को जो ज्योतिष में समझ आया वो ये आया जी कि आप अपने लिए आए हो, अपनी डेस्टिनी पहले क्लियर करो। अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी शारीरिक आप ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने जी हमेशा बोला, एक तंदुरुस्त शरीर के अंदर ही तंदुरुस्त आत्मा प्रवेश करती है। जब आप राइट। देखोगे जितना ज्यादा साधु सन्यासी गुरु तत्व आपके अंदर आएगा, गुरु तत्व आना शुरू होता है, आपका चेहरा बदल जाता है। जी आपका चेहरा बदल जाता है और लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। तो आप अगर चाह रहे हो आपका बच्चा जी तकलीफ जी। में है, आपके बच्चे का करियर खराब, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पांचवें घर में गड़बड़ हो कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ है? तो हम हम्म। प्रॉब्लम यही करते हैं हमेशा कि सारा फोकस, बहुत पुरानी एक क्लास में मैंने बोला था कि सारी सारी जो लाइट्स, इसको हम अपनी पूरी पूरी लाइफ को रंगमंच समझ लो, थिएटर समझ लो। ठीक है? अब थिएटर में हो क्या रहा है कि थिएटर में हम जो लाइट्स है, हम क्या है, हम लाइट मैन है। इस थिएटर हम्म में हम लाइट मैन की तरह काम कर रहे हैं। हम पूरी लाइफ क्या करते हैं, वो लाइट कभी इसकी तरफ ये ज्यादा दिख हम्म। जाए, कभी इसकी तरफ ये ज्यादा दिख जाए, कभी सामने की तरफ ये ज्यादा क्लियर दिखे। बट मेरा ये मानना है कि वो लाइटें किसी की तरफ नहीं डालनी, वो लाइट अपनी तरफ डालिए, अपने को जी फोकस करिए। तो आपका जी चमकना बड़ा जरूरी है। वो जो आप चमकोगे तो फिर आप पूरी फैमिली का सिस्टम चेंज कर दो, जी पूरी फैमिली का। ठीक है? हम जी क्यों मैम। कोशिश करें कि मेरे बच्चे का करियर ठीक हो जाए? वो अपने कर्म भोगेगा, उसको कष्ट है। आप दान करिए उसके लिए, एवरीथिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने ही करना है। ठीक है? हम्म। बट आप अपनी कुंडली के हिसाब से करिए, उसकी कुंडली से इतना बेनिफिट जी नहीं होगा जितना आप जी अपनी जी कुंडली से करोगे। आप अपना पांचवा घर देखिए, अपना सातवां देखिए, अपना लगन देखिए। हम्म अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो आज से 10 साल पहले के मेरे बच्चों के साथ मेरे रिलेशन और आज के रिलेशन, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ऐसे बदल चुका है। वो रीजन क्या है कि मैंने बहुत साल उनके ऊपर काम किया है, बहुत साल। हम्म कभी मुझे इतना बेनिफिट नहीं लगा, लेकिन मैंने सिर्फ 5-7 साल अपने ऊपर काम किया, तो सारी काया पलट हो गई, सारी काया पलट हो गई। तो ये वो चीज है। ठीक है? नक्षत्र पढ़ाने का मेरा मकसद ही यही है कि अपने ऊपर करिए। आपका बच्चा जी बीमार है, नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा शारीरिक उसको कोई, आप, मैं कह रही हूँ कि आपके बच्चे बिलीव नहीं करते। हमारे ज्यादातर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं करते मैम। ज्यादातर लोगों के बच्चे बिलीव नहीं करते। अब उसका रीजन है, हम्म आप समझो।
रीजन क्या है कि आप मुझे बताओ, मैं 54 ईयर्स की हूँ, आप भी 54 60, सब लोग ऐसे ही होंगे, कोई 40 45, सब मिडिल एज वाले बंदे है ना। सबके बच्चे यंग होंगे इस टाइम, जितने लोग हम यहाँ बैठे। आप मेरे को सिर्फ इतनी सी चीज बताओ, हमने कितनी साल में अपने आप को सुधारना सीखा? कितनी उम्र में? कितनी उम्र में सीखा? कितनी उम्र में? आप लोग अभी तक भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। बच्चे आपसे छुटकारा चाहते हैं भाई, सिंपल सी बात है। बच्चे हमसे छुटकारा चाहते हैं, तो वो इसलिए चाह रहे क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, यही आपकी कार्मिक डेस्टिनी है। हम उनको पकड़ के रखना चाहते हैं। इस बच्चे को मैंने गोद में खिलाया, इस बच्चे को मैंने दिन रात पाला, पूरी उम्र यही एहसान मारते हैं ना हम लोग बच्चों पे। कुछ नहीं किया हमने उनके लिए, हमारी ड्यूटी थी। वो मेरी, हमारे 9 मंथ्स हमारे पेट में रहता है वो बच्चा, वो आपकी ड्यूटी थी। आपने उसको, आपको चुना, उसने सिर्फ होल्डर के लिए चुना है। आपने उसको खिलाना था, पिलाना था। इसलिए आज का जो एडवांस टाइम है, प्रैक्टिकल रहिए। माओ को मेरी हिदायत है, अपनी लाइफ को सुधारिए। 10 साल रह गए हैं, शायद 5 साल रह गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 75% हम जी चुके हैं। कृपया 25% अपने लिए रख लो। अब तो कर लो कुछ, ठीक है? आप बच्चों के लिए बिल्कुल जरूर मैम। करो, बट पहले जी अपने लिए करो। तो जी बच्चों को जी। अगर तकलीफ है, आप साइडवेज उनके लिए उनका संकल्प लेके करिए। ये नहीं करना कि उसका काम बन जाए, इसलिए करो कि ये सब चीजों पे भाई सही तरीके से बिलीव करे, इसको भी कोई मार्गदर्शक मिल जाए। सारी उम्र मैंने तो नहीं रहना ना, लेकिन मैं रोज ये प्रे करती हूँ कि मेरे बाद क्या, मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो प्रे ये होती है कि भाई जैसे मुझे आपने दिया है ना कुछ मार्गदर्शन, ऐसे ही उनको भी दे देना जब मैं नहीं हूँ। जी सिंपल। जी मैम। और हो जी सकता है कि कल को मेरा ही बच्चा मेरे से कंसल्टेशन ना लेके किसी और किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रहा है। पॉसिबल है। बच्चों को मैम, मम्मियाँ तो मतलब उनकी इम्पोर्टेंस लगती नहीं कि इनको। नहीं, वो उसका रीजन है, उसका रीजन है ये ना। जो माँ और बच्चों के यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, बट मैं आपको समझा देती हूँ जी कि जो जी। मैंने समझा कि ये बच्चा और माँ, ये ना पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। रिपेल करते हैं फिर। बैटरी चार्ज करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल अब जब बिल्कुल। हम, बच्चा पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे? धक्का मारेंगे एक दूसरे को। हाँ अगर आपको हाँ। मैग्नेट बनना है ना, तो आपको वो एरिया काटना पड़ेगा। तो वो माइनस है तो आपको प्लस होना पड़ेगा, वो प्लस है तो आपको माइनस होना पड़ेगा। जी ठीक जी है? जी। अगर वो बहुत अटैच है तो आपको थोड़ा हटना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ही डिटैच है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सिंपल सी बात है। माइनस जी पॉजिटिव का जी क्या जी मतलब जी होता है? जी यही जी होता जी है जी। कि बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो काट दो, हम्म। थोड़ा करो अब इसको। हम्म। और अगर बहुत बहुत कम हो रहा है तो थोड़ा प्लस कर दो, उसको ऐड कर दो। तो जी। यहाँ इस वजह से है, मैंने ज्यादातर लोगों के रिश्ते खराब देखे, इस वजह से देखे कि जैसे अभी भी मेरी कंसल्टेशन थी, एक हमारे शायद क्लाइंट बैठे भी हों बीच में। तो क्या था कि मैं बच्चों को, दिन में जब तक 2 बारी बात नहीं करते, तो भाई मैं तो मतलब जी नहीं सकती। अब वो बच्चा वहां से कॉल नहीं उठा रहा, अब वो बच्चा वहां से आपको भाव ही नहीं दे रहा, ठीक है? आप और दुखी, आप और टेंशन। मैंने उनको एक एडवाइस किया कि एक हफ्ते के लिए आप कॉल मत करिए। उन्होंने एक हफ्ता कॉल नहीं किया। कहती मैम, एक हफ्ते में उसके 10 फोन आए हैं। उसने बोला आप तो 2 2 बारी फोन कर रहे थे, क्या हो गया आपने कॉल ही नहीं किया? समझ पा रहे हो ना? तो मौका तो दो बिल्कुल दूसरे को, मौका तो दो। बिल्कुल हफ्ता, बिल्कुल 10 दिन, बिल्कुल 15 दिन छोड़ेंगे तो अपने आप ही वो चीजों की वैल्यू, अगर करनी होगी कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं कर रहा बिल्कुल। वो बंदा, कि आपने हफ्ता छोड़ा, 10 दिन छोड़ा, 15 दिन, तो फिर समझिए आपकी वैल्यू कहाँ है। हम्म वो भी हम्म आपके लिए एक हम्म लेसन है हम्म कि आप कितना ओवर हो रहे थे, आप हम्म कितनी बैटरी हम्म। चार्ज कर रहे थे। जी जी जी। राइट? तो इसलिए, तो बिल्कुल। ठीक है, मेरा ज्यादा वो हो गया। मैं ये नहीं कि मैं बच्चों के खिलाफ हूं या किसी, मेरा कहने का मतलब कि नहीं नहीं एज मैम, यू आर ए राइट। मदर हम लोग बिल्कुल बहुत परेशान होते हैं। हर मदर की यही बिल्कुल। प्रॉब्लम है। तो आप ना अपना मन शांत करिए। कई बार हमारी नेगेटिविटी, हमारी ओवर थिंकिंग हमारे बच्चों के रास्ते में रोड़ा अटक जाती है, अटकाती है। हमारी थिंकिंग की जैसे वो गिर ना जाए, वो गिर ना जाए, वो गलत दोस्तों के चक्कर में ना पड़ जाए, वो फलाना ना हो जाए, धमकाना ना हो जाए, हम्म। वो वैसा ही हो जाएगा।
100% हो जाएगा किसी दिन। आपने क्या अट्रैक्ट किया, आप हमेशा उसके लिए एक अच्छी चीज बोलिए कि मेरा बच्चा ना बुरा था, ना है, ना कभी होगा। इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरा बहुत प्यार करता है। आप जो अट्रैक्ट करोगे। आप सबको एक बुक पढ़नी चाहिए, मोस्टली लोगों ने पढ़ी होगी, द सीक्रेट। द सीक्रेट बुक पढ़ी है मैंने, जब पढ़ी थी 2016 में, उसके बाद ही मैंने अपने आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पाई थी कि हम वाकई बहुत गलत सोच, वाकई बहुत गलत सोच। तो वो पढ़िए, आप लोगों की लाइफ चेंज होगी, आप देखना आपके साथ यूनिवर्स कैसे चलती है, उसमें ये चीज बताई गई है। ठीक है, तो वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप देखो एक बार। राइट, ठीक है, राइट, एंड ओवर थिंकिंग से बचना है बस आप। राइट। ओके, थैंक ठीक यू है, मीनाक्षी थैंक यू जी, सो आपकी मच वजह मैम, से बहुत थैंक यू सारे लोगों सो को लेक्चर मच। सुनना पड़ गया मेरा। जी जी मैम, नहीं नहीं, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू सो थैंक मच। यू। यस, हरजिंदर जी बताइए। हाँ जी मैम। हाँ मुझे जी। ये पूछना है कि मैंने सबसे पहले आपका नवतारा देखा था एक बार बहुत पहले। तब से मैंने सोचा नक्षत्र पे सब एस्ट्रोलॉजी कर लूंगी, नक्षत्र जरूर करना है। एक गुड। अलग तरीके के, कितना भी पढ़ लो लगता है कि नक्षत्र नहीं आ रहा तो फंस जाना है। हाँ, कार्मिक इसलिए समझ नहीं ना आती चीजें, हाँ, ये हो क्यों रहा है अब मेरे साथ। अब मुझे ये सब, मेरा ये सवाल है कि अगर जन्म नक्षत्र, लगन नक्षत्र, ठीक है, और सन तीनों ही आर्द्रा में है। जन्म, लगन और सन। सन, ठीक सूर्य है, की बात हाँ। करें। हाँ सूर्य की, ठीक है, हम्म। तीनों ही आर्द्रा में है, ठीक है। और अगर हम हाँ, आर्द्रा से हम अगर नवतारा बनाते हैं तो वो फिफ्थ तारा जो है, वो सेवेंथ वध जो आ रहा है वो कृतिका आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अब हम उसको क्या समझेंगे कि वो जन्म तारा वो अच्छा है उसके लिए या वो खराब है वो। नहीं तो विपत्ति तो लाएगा ही ना, सूर्य अगर तीसरा है, अच्छा, अगर तीनों तीन प्लैनेट आपके आर्द्रा में सातवां है, है। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे हाँ, कि ये तीनों प्लैनेट तूफानी है। ठीक है। भाई तीनों प्लैनेट तूफानी है, यहाँ पे तूफान चलते ही रहते हैं जिंदगी में। सूर्य पिता का कारक है, तो पिता क्या है, तूफानी है भाई। इधर से आएगा उधर से जाएगा, बैठता नहीं टिक के। सही है। ठीक है, बस वो वहां पे टिका नहीं है ना, आर्द्रा का मतलब क्या है, टिका नहीं है। तो तूफान मचा रहता है वहां पे, उस एरिया में क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब उसको हम ऐसे नहीं मान सकते कि मतलब वध है तो बहुत खराब करेगा, उसको ये मान सकते हैं कि अगर हम ये सोचे कि हाँ वध है तो वो खराब ही होगा, वो सन उसको खराब ही करेगा, ऐसा देखो, नहीं है। अगर आपका सूर्य सूर्य वध तारा है आपका, हाँ जी, कृतिका है ना, कृतिका वध तारा वाला। कृत्तिका वध तारा है, तो वो हाँ, आर्द्रा में बैठा हुआ, तो ये और हाँ, डिजास्टर हो गया ना यहाँ पे। ओके। आर्द्र, अब आप जब नक्षत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी ना कि कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या चीज, कौन से नक्षत्रों को बिल्कुल भी जो कुछ ऐसे नक्षत्र है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी किसी भी प्लैनेट में चले जाएं कुछ नहीं करेंगे, अच्छा ही ओके, करेंगे। तो कुछ ओके, नैसर्गिक ऐसे हैं कि जिन्होंने तबाही करनी ही करनी है उस एरिया में। अच्छा। और अगर जैसे मेरा मृगशिरा है और मेरे हस्बैंड का अश्लेषा है तो वो पांचवा में आ गया, प्रत्यारी में आ गया। मैम मुझे तो ठीक कुछ है। बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझदार हो, सब कुछ दिख रहा सवाल हो। ये नहीं, मेरा तो, सवाल ये है कि ये जो प्रत्यारी में आया, इसका हाँ, मतलब कि मतलब हम जो भी काम करेंगे उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मानेंगे नहीं, मतलब ऐसी वाली प्रॉब्लम या क्या प्रॉब्लम। ऐसी आएगी ना, रुकावट ही तो डालेंगे ना। तो हाँ आपके मतलब जो लिए, हमारे आपके विचार है वो आपके रुकावट स्पाउस डालेंगे। ही आपके लिए सबसे बड़े चैलेंज है ना। हाँ है। तो अगर मैं पूछूं कि हरजिंदर जी की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज, मैं तो बोल इंडिया। सकती हूँ। हाँ, बस ऐसे ही आपको देखना। तो ओके, जो 3 नंबर का तारा है वो छोटा चैलेंज, 5 नंबर का उससे बड़ा, 7 नंबर का चले गए। ठीक ओके। है, इस तरह। थैंक यू जी। हाँ जी, मालती जी बताइए। जैसे अपना नक्षत्र में नवतारा में अपनों को हेल्थ में मतलब कौन सी बीमारी पकड़ती है अपने को, वो भी हम्म। पता चलेगा वहाँ। हाँ जी, हेल्थ के लिए आप लगन नक्षत्र देखेंगे। लगन नक्षत्र। हम्म। ओके। मेरा तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अश्लेषा में ही है तो कुछ नहीं होता, कोई नक्षत्र। कहीं कोई किसी में भी होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो आपके लिए क्या क्या डेस्टिनी क्रिएट करके आया वो आपको दे। ठीक है। ओके। ओके, चल, ठीक है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ जी, एस एन शर्मा जी बताइए।
हाँ मैडम, मैं बोल रहा था कि जैसे किसी नक्षत्र जो है रिट्रोग्रेड इफेक्ट को, किसके थ्रू? आवाज कट गई आपकी। नक्षत्र के ऊपर में कोई वक्री ग्रह आ रहा है तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है? सर ये प्रिडिक्टिव का पार्ट हो गया ना। यहाँ पे कैसे अच्छा अच्छा एक्सप्लेन जी। करूं? हम लोगों ने अभी जो चीजें सीखी हैं वो जस्ट बेसिक बताया है मैंने कि हाँ किस तरीके से, हाँ, ठीक है। तो एडवांस की चीजें यहाँ मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बाकियों के लिए नहीं वो कोई बात नहीं। लंबा सब्जेक्ट हो ठीक। जाएगा। जी ठीक है। ठीक, कोई बट बात वहां पे जो नहीं। रिजल्ट आएंगे वो आ, इसको बोलेंगे कि रिजल्ट वहां पे कहीं ना कहीं रिपीटेड आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। 5-7 बार उसको रिपीट होगा वहां पे वो मामला। चल, ठीक है जी। भावना जी बताइए। भावना है, श्रद्धा है, बस 2-4 लोग हैं, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। दीपिका जी बताइए। हेलो मैम। यस। हेलो। मैम, मैं म्यूट करती हूँ मैम अभी। यस भावना जी बताइए। हेलो। मैम, जैसे मेरा जो लगन नक्षत्र है हम्म। वो राहु का है, जी। आर्द्रा है। जी। ठीक है। बट लगन में ही शनि बैठा है और शनि जुपिटर के नक्षत्र में है, तो अब यहाँ पे इसको मैं यही कैसे गलती कर रहे हैं समझूं? आप लोग, आप यही गलती कर रहे हैं ना। आप सारा कुछ हम्म। मिक्स कर रहे हो। आपको सिर्फ इस क्लास में हाँ, मैंने आपको साइकिल बनाने का सिखाया, वो साइकिल बनाइए। वो कहाँ बैठा है वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा है वो। राहु मेरा संपत्ति तारा है। हाँ तो ठीक है ना, आप संपत्ति संपत्ति फिर लाओगे आप लगन से ही। लगन का है ना आपका अर्द्रा। हाँ जी। तो संपत्ति देगा वो। राहु क्या होता है? ससुराल होता है। तो संपत्ति कहाँ से मिलनी है? नहीं नहीं, कोई फिर चांस इसका नहीं मतलब कार्मिक है। डेस्टिनी खराब है कहीं ना कहीं। हाँ बस हाँ फिर वो वहां पे कहीं ना कहीं ये प्लैनेट आपके चार्ट में मेलेफिक हो रहा होगा। हाँ। तो नहीं मिला वो आप। ओके। सिक्स तो हाउस पहले में आपका बैठा है। साइकिल बनाइए, फिर आप देखिए कि कौन सा कहाँ पे कर रहा है। तो अगर वो मेलेफिक है वो चीज नहीं देगा। वो कारक किस चीज का है, उस एरिया में हम्म। काम नहीं देगा वो, हिम्मत ठीक है ना, वो चीज नहीं देगा। यस दीपिका बताइए। जिनके हो गए प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, अपने हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे पूर्व भद्रा इनके बारे में जो बताया कि वो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो इसमें उनके पदार्थ भी काम करेंगे मीन्स हाँ मेरा जो बिल्कुल है, बिल्कुल पता काम करेंगे। क्योंकि मेरा जो लग्न है वो भी उसमें आ रहा है और सन भी उसमें आ रहा है, तो पर उनके पदार्थ अलग अलग हाँ जब पदा है अलग हो और जाते हैं सन ना, का थर्ड है। हाँ। तो वो पदा से सारा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ओके। मीन्स वो इंटेंसिटी आएगी उसके अंदर या फिर उसके कोई नहीं, वो लेवल्स पदा के होंगे? अनुसार उसके गुण चेंज हो जाएंगे। तो वो क्या करना गुण से। चाहता है वो पदा डिसाइड करवाता है। ठीक है। ओके ओके। जी। थैंक यू मैम। ओके जी। यस रितु जी बताइए। रितु जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते। अ, मैम मेरा जन्म का नक्षत्र चंद्रमा का मैम मेरा है पूर्व भाद्रपद, और मैम मेरा प्रत्यारी नक्षत्र बनता है शुक्र का। तो मैम मेरी अब वो दशा आने वाली है, तो मैम इसको कैसे रिलेट करेंगे अपन, मतलब दशा खराब जाएगी ये या कैसे ऐसे मैम नहीं मुझे? बता सकते हो, ये तो फिर आप गलत चीज पे जा रहे हो ना। अगर वो आ रहा है अच्छा। गलत तो वह गलत तो इम्पैक्ट डालेगा ही। ये तो कंफर्म है। तो डालेगा ही वो। अच्छा, ये तो मतलब कंफर्म। प्रत्यय बन रहा है तो मैम दिक्कत आएगी उसमें, हाँ। हाँ हाँ डेफिनेटली वो जहां भी बैठा हुआ है उस एरिया में दिक्कत आएगी आएगी। उससे ठीक में है। दिक्कत है। श्रद्धा जी बताइए। हेलो मैम। हाँ जी प्लीज। जस्ट आपने एक जन थी उनका, उनको रेस्पॉन्ड किया था कि उनके हस्बैंड का प्रत्यारी में आ रहा था नक्षत्र है नॉट,
तो अगर वध है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड का जन्म नक्षत्र ये है, वध है, लाइक आर्द्रा है, तो वो वध नक्षत्र हो गया, और वो राहु का नक्षत्र है और वो 12th हाउस में बैठा है। तो तो इससे क्या मतलब चैलेंजेस, मतलब हमारा ऐसा रिलेशन वियर्ड नहीं है, मतलब लाइक देन चैलेंजेस इन व्हाट एस्पेक्ट रहता है, मतलब क्योंकि उसको डेथ भी कहा जाता है, राइट, वो स्टार नहीं को। नहीं नहीं, डेथ के लिए नहीं कंसीडर किया जाता। दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग प्लैनेट फॉर यू, मोस्ट चले, चैलेंजिंग प्लैनेट। तो 12th हाउस में होने से कुछ फर्क पड़ता है उससे, फर्क तो मतलब क्या क्या? पड़ेगा, फॉरेन से जुड़ा हुआ होगा स्पाउस आपका कहीं ना हाँ, कहीं। तो वो फॉरेन में थे, वो वापस आ गए, मतलब अभी यहाँ से काम कर रहे हैं, बट उनका जो करियर है वो वहां से रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड है, हाँ तो तो इससे बस वो, तो इससे फिर वो एडजस्ट हो गया। वी कैन नॉट जस्ट एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ, नहीं। राहु और केतु के जो नक्षत्र हैं वो ऐसे नहीं पढ़े जाते, कुछ और भी चीजें हैं। उनके साइन लॉर्ड बहुत ज्यादा चीजें हैं। मान लो उसका साइन लॉर्ड जो है वो सात आपका अति मित्र का है, तो वो डिजास्टर नहीं क्रिएट करेगा ना। साइन भी तो देखेंगे, बहुत सारी हाँ, प्रिडिक्शन है, सब सिर्फ हाँ, इतनी से नहीं पर होगा। मेरा अति मित्र है बस फिर हाँ। बात खत्म हो गई ना, मैंने क्या बोला। अच्छा, एक्सेप्शन अच्छा, रूल लगाएंगे तो पता लगेगा। ऐसे कभी होता ही नहीं कि अगर ओके, वो मेलेफिक होता तो आप यहाँ इस समय ऐसे नहीं हंस रही होती। हाँ, ठीक है ना, कहीं तो उसको हेल्प मिल रही है। हाँ, correct। ओके। और या एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, और जैसे अभी केतु, लाइक फॉर माय केस केतु संपत आ रहा है, संपत मैंने वो लिस्ट बनाई जैसे नवतारा की है आपने हम्म बताई, तो केतु मेरा संपत आ रहा है, संपत मीन्स एसेट्स, और हम्म केतु के अंतर्दशा आएगी, तो ऐसा हम्म। बोल सकते हैं कि हम एसेट्स बनाएंगे या कुछ ऐसा कुछ होगा? हम, हो सकता है केतु का साइन लॉर्ड भी जरूर है। अच्छा, ओके, ठीक है, ये ओके, जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर की क्या चीजें और है, क्योंकि अब हम इतनी क्लास में तो नई चीजें डिस्कस कर सकते, हाँ, क्योंकि बहुत इनिशियल लोग भी बैठे हैं जो कि फर्स्ट स्टेप ही सीखते हैं। अर्चना जी बताइए। थैंक जी मैम, मैंने आपका नक्षत्र का पुराना एक वीडियो देखा था जो 2.5 घंटे का था शायद। तो वो देख के मैंने पूरा नवतारा चक्र बनाया है, लेकिन मुझे डिटेल नॉलेज कुछ भी नहीं पता। मुझे क्या डाउट पूछना ये भी समझ में नहीं आ चलो रहा है। नहीं पता तो अभी कोर्स मैंने ज्वाइन कर लेना, फिर आपको उसमें पता लग जाएगा। एनरोल कर चुकी हूँ मैडम। ठीक है तो ना, बस ठीक है। उसमें हम डिटेल पूरा सीख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, सारा डिटेल ही होगा मैम। मैंने तो कभी किसी कोर्स में कुछ रखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा सारा कुछ ही दिया है। जी, क्योंकि अभी जो हम बेसिक से ही करेंगे मैम, डोंट वरी, आपने तो जोड़ बाकी के दिया तो डोंट मेरे वरी। बेसिक से ही करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों के सबके वन बाय वन बनवाएंगे हम। प्रीति बताइए, पद्मा जी बताइए। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रीति बोल रही हूँ मैम। जी बताइए। मैम एक डाउट था, ये पूछना था, जैसे तारा पद्धति के अकॉर्डिंग अगर मान लो 3 5 7 में हमारा लग्न लॉर्ड आ जाता है, तो फिर वो कहते हैं लग्न लॉर्ड तो हमेशा शुभ होता है, तो वो वहां पर वो तारा पद्धति के अकॉर्डिंग इफेक्ट देगा क्या? बिल्कुल तारा के अनुसार ही देखेंगे। हाँ, जैसे मेरा 7th आ रहा है, वो गुरु आ रहा है, और गुरु ही मेरे लगन की लग्नेश है, तो मतलब वो तारा पद्धति के अकॉर्डिंग मुझे 7th के इफेक्ट देंगे। यस बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ऑलमोस्ट सबके मैंने दे दिए हैं जवाब। सो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो टीम से बात कर लेना, ठीक है। एंड ट्राई करिए अपने लिए ये बनाने का। ठीक है, आप सब सब कुछ 100% लगेगा, जीरो से सीखेंगे हम लोग इसको। और बहुत आपको हेल्प मिलेगी जिंदगी में ये काम करने के लिए, ठीक है। जो भी ज्योतिष में है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। लाइव कब लाऊंगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर लाए हम, कुछ नहीं पता है कब लाए। तो इसलिए लाइव में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए हमेशा।